हम 4 नंबरला सेट करायचा. हं, कॅमेरा. यस एवरीवन. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. यस ऑनलाइन स्टूडेंट सांगा आडिबल. ते बॉयज किधर गायब हो गए, तो गर्ल्स किधर गायब? वो दूसरे अक्टूबर नवंबर बैच में भी सिर्फ गर्ल्स आते थे, वो भी एक ही. ऑफलाइन में काउंट ज्यादा है ना, तो यहाँ पे भी क्यों नहीं है? ये आशुतोष नहीं है. देन ये भी गायब है ना अभी. क्या नाम था? श्रेयस. श्रेयस भी गायब है. कौन सा? वो तो पहले ही बताया है, रिकॉर्डिंग से किया. फिर किस पे आपने? वेरिएबल पैरामीटर पे नहीं करना था वो. एडिशन ऑफ डिजिट का वेरिएबल ने पैरामीटर से कैसे काम था? एडिशन के लिए वेरिएबल एंड पैरामीटर थोड़ी ना बताया था मैंने. कैसे नहीं बताया था ना? मैंने क्या बताया था? कुछ तो भी इश्यू आ रहा था. हाँ, सम प्लस इक्वल्स टू आई में लोगों को इश्यू आ रहा था, राइट. जो रीजन मैंने क्या कहा था, ये 3 प्रोग्राम का ट्राई रन करो बस. तो वेरिएबल एंड पैरामीटर का क्या लेना देना इसमें? तभी तो तुम्हारा ये डाउट क्यों आ रहा है, पूछा था मैंने. ये किया था तो तुम्हें डाउट क्यों आ रहा है? पूछा था ना मैंने, क्योंकि वेरिएबल लेंथ ऑफ पैरामीटर से क्या उसका क्या लेना देना वेरिएबल लेंथ ऑफ पैरामीटर से. मैंने बस प्रैक्टिस के लिए किया था कि तुम लोग भूल जाओगे फिर वो सम प्लस इक्वल्स टू आई जो है. उससे अच्छा ये ड्राई रन करके ट्राई कर लो, क्योंकि मैं आज फिर और 2 दे देता फिर तुम लोगों को, क्योंकि आज काम में था वो. आज जरूरी था वो. सेपरेट आउट द डिजिट्स फ्रॉम नंबर, फैक्टोरियल, सम ऑफ सीरीज, ये आज चाहिए था हम, ठीक है. ओके, नो वरीज. आई होप कि किया होगा, और अगर आता है तो बढ़िया ही है. यस ऑनलाइन स्टूडेंट्स. कल के मैंने 2 प्रोग्राम्स बताए थे. दैट नहीं, 3 प्रोग्राम्स. नॉर्मल प्रोग्राम. सिर्फ ट्राई रन की प्रैक्टिस करनी थी. कहाँ पे बताया था मैंने इसको वेरिएबल लेंथ ऑफ आर्गुमेंट से करना है ऐसे? बताया था कि मैंने कहीं पे? हाँ, प्रैक्टिस की घर पे. ठीक. ऑनलाइन स्टूडेंट्स, कल के 3 प्रोग्राम की प्रैक्टिस की. यस और नो? ये जिन लोगों के यस आ रहे हैं उनको रहने दो, जिन लोगों के नो आ रहे हैं उनको रिमूव कर दो. ठीक है. और जो लोग रिस्पॉन्स नहीं दे रहे उनको भी रिमूव कर दो. प्रदीप सर, जो लोग रिस्पॉन्स नहीं दे रहे ना उनको भी रिमूव कर देना. आई एम एक मिनट. मैं और 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ. जैसे 8-10 बजेंगे, अगर नो आ रहा है सबको रिमूव करना चालू कर दो. और इनको रिस्पॉन्सेस नहीं आ रहे उनको भी रिमूव करना चालू कर दो. कौन कौन है जो रिस्पॉन्सेस नहीं दे रहे अभी? शिवानी, राकेश. तो क्या मैं शिवानी में क्या मतलब कि हर वक्त नाम लूं तुम्हारा? जब मैंने पूछा था तो इसका मतलब ये और नो तुम्हारे लिए ही पूछा है ना. तो तुम लोग के रिस्पॉन्सेस क्यों नहीं आए? कल से वैसे ही करना, कि जो लोग रिस्पॉन्सेस नहीं दे रहे ना उनको रिमूव करना चालू कर देना, क्योंकि वो लोग अवेलेबल नहीं है इसका मतलब, और उनको जरूरत नहीं है. मेरे लिए थोड़ी ना चल रहा है. कल का मैंने देखा है, ये रिस्पॉन्सेस नहीं देते. ये न्याय सूत्र में भी रिस्पॉन्सेस नहीं देते है ना. न्याय सूत्र में भी सेम रूल अप्लाई करना.
रिस्पॉन्सेस नहीं दे रहे इसका मतलब अवेलेबल नहीं है, रिमूव कर दो। यहाँ पे कोई भी अगर रिस्पॉन्स नहीं देगा, ऑनलाइन स्टूडेंट्स ऑफलाइन स्टूडेंट रिस्पॉन्स नहीं दे रहे तो रिमूव करना चालू कर दो उनको। कुछ है या नहीं, मतलब कि मैं यहाँ पे अवेलेबल हूँ, मैं कुछ तुम्हें पूछ रहा हूँ कि अपना खुशहाल बेटे सर बोल रहे हो बोलने दो, हमें जरूरत ही नहीं है। क्या चल रहा है? ओके। कल के दो नहीं, कल तीन कॉन्सेप्ट देखे थे हमने। डिफॉल्ट पैरामीटर, व्हाई वी यूज डिफॉल्ट पैरामीटर, व्हाई पूछा है मैंने, व्हाट नहीं पूछा है, या एक्सप्लेन करने के लिए नहीं पूछा है। द रीजन व्हाट, व्हाई मतलब कि सिर्फ व्हाई का आंसर प्रोवाइड करना। अभी मतलब व्हाई का पहले आंसर प्रोवाइड करोगे और उसके बाद आगे जो तुम्हें एक्सप्लेन करना है वो इंटरव्यू में मॉक में कर सकते हो एक्सप्लेन। लेकिन सबसे पहले अब याद रखना, जिस सिनेरियो जो मैंने तुम लोगों को कहा था, व्हाई व्हाट हाउ एंड वन एग्जांपल, ये आना ही चाहिए। ठीक है। अब व्हाई व्हाट हाउ और वन एग्जांपल में हम देखेंगे तो क्या पूछा है इंटरव्यू में और मॉक में, ये पहले चेक करना। व्हाट पूछा है, इसका मतलब कि उसको सभी आंसर चाहिए, तो पहले व्हाट का आंसर दे दो और पूरा सब कुछ एक्सप्लेन कर दो। राइट। व्हाई पूछा है तो पहले व्हाई का आंसर दे दो, और बाद में जो उतना भी है व्हाट हाउ एक एग्जांपल भी वो भी एक्सप्लेन कर दो। उसके बाद समटाइम्स एक्सप्लेन करने के लिए कहते हैं कि एक्सप्लेन डिफॉल्ट पैरामीटर कॉन्सेप्ट। एक्सप्लेन मतलब कि अब यहाँ पे सीक्वेंस मैटर नहीं करेगा, कुछ भी एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर दो। सबसे पहले व्हाई व्हाट बताओ, फिर व्हाई बताओ, फिर हाउ बताओ, उसके बाद आगे वाला कॉन्सेप्ट बताओ, मतलब एक एग्जांपल बताओ। उतना तो आना ही चाहिए। एवरी कॉन्सेप्ट में व्हाई व्हाट हाउ एंड वन एग्जांपल आना ही चाहिए। गेटिंग? सिंटैक्स, हाउ मतलब कि ज्यादातर सिंटैक्स होता है या टाइप्स होते हैं या वेज होते हैं। ओके। तो वो आने ही चाहिए। गेटिंग एवरीवन? क्योंकि अभी तुम्हारा एक मॉक होगा, एक मॉक अभी हुआ था ना ऑनलाइन पे, तो बहुत सारे लोगों ने तो मिस कर दिया था उसको। अब देखो, हमारा लैम्डा फंक्शन होने के बाद, ओके, मतलब आई थिंक कि नेक्स्ट सैटरडे हमारा क्या होने वाला है, मॉक होने वाला है। ओके। नेक्स्ट सैटरडे हमारा मॉक होगा लैम्डा फंक्शन तक, स्टार्टिंग से लेके लैम्डा फंक्शन तक। वहां की लाइट बंद है क्या? सब कुछ टोकन नहीं, इंस्टॉलेशन से लेके सिर्फ टोकन स्टार्टिंग। पहले क्या देखा था हमने, आई थिंक कि बेसिक ऑफ कंपोनेंट्स भी देखे थे ना हमने, एल्गोरिदम वगैरह भी देखे थे ना हमने। कुछ स्टार्ट किया हमने। हाँ, एल्गोरिदम वगैरह भी देखे थे ना हमने, तो वो भी आएगा, सब कुछ आएगा। स्टार्टिंग से जितना कोर पाइथन में स्टार्टिंग के सेशन से हमने स्टार्ट कर दिया था, वहां से लेके आएगा एवरी टाइम, एवरी मॉक में, सेकेंड मॉक में। अभी हम रिकर्सिव लैम्डा फंक्शन तक लेने, मतलब कि कंप्यूटर सॉरी नॉट पाइथन फाउंडेशन का पूरा उसमें होने वाला है। मतलब आपके जो तीन सिनेरियोज है कोर पाइथन के, तो तीनों के भी होने वाले हैं। ठीक है। गेटिंग? अब आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। सो डिफॉल्ट पैरामीटर का वाया बताओ, चलो मेंशन करो चार्ट बॉक्स में एवरीवन, व्हाई वी यूज डिफॉल्ट पैरामीटर कॉन्सेप्ट। हेलो हेलो, ऑलवेज मिलेगा तो ओके। एक मिनट पहले उसको सिनारियो देख लेते हैं। ठीक है। मुझे तो अभी तक ग्रास्प नहीं हुआ कि वो क्या कहना चाहती है। हाँ, तो थर्ड वैल्यू क्या कह रहे हो अभी? ऑप्शनल नहीं, डिफॉल्ट पैरामीटर पूछ रहा था ना मैं, तो डिफॉल्ट पैरामीटर क्यों यूज करना है? थर्ड का मेंशन कर दे दो। कि suppose there are multiple parameters, okay, and suppose we have to
do the parameter, like we have to pass the value to that parameter, or we don't want to pass the value to that parameter. That time we use default parameter concept. क्यों यूज कर रहे हैं हम? क्योंकि हम उसको पास करेंगे वैल्यू या नहीं करेंगे वैल्यू। ठीक है, इसका मतलब इसके लिए मैंने तुम्हें क्या बताया, दैट इज द ऑप्शनल पैरामीटर कॉन्सेप्ट। ओके, और बिकॉज ऑफ द ऑप्शनल पैरामीटर कॉन्सेप्ट वी यूज डिफॉल्ट पैरामीटर कॉन्सेप्ट। ओके, व्हाट मैंने नहीं पूछा था, फिर सिर्फ वाई पूछा था राजेश। ओके, तो राजेश जी मैंने सिर्फ वाई पूछा था, तो वाई का आंसर मिल गया अभी। अभी व्हाट का आंसर क्या है कि क्या कर रहे हैं हम उसके अंदर? फिर डिफॉल्ट पैरामीटर दे रहे हैं मतलब क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? राइट टू लेफ्ट क्या? यस, राइट टू लेफ्ट। राइट टू लेफ्ट पैरामीटर। वर्ड पे मत जाओ तुम वो थ्योरी पर, मतलब मैं जो लिख के दे रहा हूँ ना उस पे फोकस कर रहे हो तुम कि सर ने क्या लिख के दिया था। इसकी वजह से ऐसे होता है। द रीजन मैं लिख के नहीं देता हूँ, मैं कभी नोट्स लिख के नहीं देता हूँ, लेकिन यहाँ पे मुझे लगा कि अच्छा ये दो चार पॉइंट्स होने चाहिए कि शायद मिस ना हो। लेकिन फिर भी वही एक दो कॉन्सेप्ट में मैंने लिख के दिया तो वो प्रॉब्लम आना चालू हो। मैं जो लिख के दे रहा हूँ उसे मिस कर दो, उसे छोड़ दो। ठीक है, वो मैंने एक रेफरेंस के लिए दिया था तुम लोगों को। तुम लोगों ने क्या देखा वहां पे? क्या कर रहे थे हम उसमें? डिफॉल्ट पैरामीटर के एग्जांपल में क्या किया था? एग्जांपल सामने लाओ ना, क्या किया था हमने? हाँ, पूरी कंटिन्यू करो। तेच विचारतोय ती डिफॉल्ट व्हॅल्यू कशी सेट केली किंवा काय केलं आपण त्यात? ओके गुड। तुम्हारा पूरा थियोरेटिकल पे जा रहा है, मतलब मैं जो लिख के दे रहा हूँ ना उस पे जा रहा है कॉन्सेंट्रेशन। बराबर है ना? ऐसे लग रहा है ये, क्योंकि यहाँ पे ऑनलाइन पे आंसर आ रहे हैं और उनके खुद के आंसर है, ये मैंने दिए गए आंसर बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, उनका खुद का सेंटेंस बन रहा है। तुम्हें भी वैसे ही करना पड़ेगा, खुद क्या समझ रहे हो उस पे फोकस करो। तुमने क्या समझा एग्जाम्पल में? हमने क्या किया था? डिफॉल्ट वैल्यू असाइन की थी पैरामीटर को ना, दैट इज द डिफॉल्ट पैरामीटर। लेकिन कहाँ पर किया था? फंक्शन डेफिनेशन के अंदर। रीजन मैंने वो फर्स्ट लाइन मेंशन की थी कि असाइनिंग वैल्यू टू द पैरामीटर इन फंक्शन डेफिनेशन। राइट, सेम किसी का भी नहीं आया, एंड आई एक्चुअली ग्लैड कि ये नहीं आ रहा है जो मैं सेंटेंस बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने बस एक रेफरेंस के लिए तुम लोगों को वो सेंटेंस दिए थे कि ये ऐसे होना चाहिए, ये हम कर रहे हैं। बाकी सेंटेंस तुम्हारे साइड से आना चाहिए कि तुमने क्या समझा उसमें। इंटरव्यू में वो देखा जाता है कि तुमने क्या समझा, तुम्हें क्या पता है। इंटरव्यू मतलब कि तुम्हें क्या पता है वो बताओ, किसी ने तुम्हें क्या पढ़ाया है वो मत बताओ। धीरे धीरे मैं डेफिनेशन भी लिख के नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि डेफिनेशन मतलब क्या हो रहा है, किसी कॉन्सेप्ट को कोई पर्सन अपने नजरिए से देख रहा है, एंड दैट कॉन्सेप्ट को वो अपनी तरीके से डिफाइन कर रहा है, दैट इज हिज डेफिनेशन और हर डेफिनेशन। सो व्हाई वी आर गोइंग टू प्रेफर हिज और हर डेफिनेशन जब हम खुद की डेफिनेशन बना सकते हैं? तो डोंट यूज अदर्स डेफिनेशन, खुद को क्या समझ में आता है वो बताना चाहिए। ओके, ठीक है। सो यस, अब वहां मेंशन करो कीवर्ड आर्गुमेंट का, सिर्फ वहां बताना।
फ्लो ऑफ मेंशनिंग नहीं, ये नहीं बताना है। फ्लो ऑफ मेंशनिंग ये पूछा नहीं मैंने। इट इज यूज्ड टू नेग्लेक्ट पोजिशनल पैरामीटर कॉन्सेप्ट। ओके गुड। व्हाई वी यूज कीवर्ड आर्गुमेंट कॉन्सेप्ट? तो डिफॉल्ट पैरामीटर किस लिए यूज करते हैं? नहीं, पैरा ये हम इसलिए इन्वोक करते हैं डिफॉल्ट पैरामीटर कि अगर हमारे पास एक पैरामीटर है फंक्शन डेफिनेशन के अंदर, num1 num2 num3, अब ये num3 को हम वैल्यू पास करने ही या नहीं करने, उसके लिए हम यूज करते हैं डिफॉल्ट पैरामीटर, राइट। और कीवर्ड आर्गुमेंट इसलिए यूज करते हैं कि हम जो सीक्वेंस है उस सीक्वेंस को निग्लेक्ट कर सकते हैं। जो हम फंक्शन कॉल में वैल्यूज पास करना जरूरी होता है कि num1 को वैल्यू जाएगी, num2 को वैल्यू जाएगी, num3 को ये वैल्यू जाएगी, लेकिन ये सीक्वेंस ही मुझे गलत चेंज करना है। तो टू निग्लेक्ट द पोजिशनल पैरामीटर कॉन्सेप्ट, पोजिशनल पैरामीटर होते हैं। द रीजन वो एरर भी आ रहा था कि पोजिशनल पैरामीटर कैन नॉट फॉलोज द नॉन, नहीं, पोजिशनल पैरामीटर कैन नॉट फॉलोज द कीवर्ड पैरामीटर या कीवर्ड आर्गुमेंट, ऐसे एरर आ रहा था, रिमेम्बर। तो उसके लिए यूज करते हैं, ठीक है। क्या है आज, तारीख क्या है? 2 Jan। ठीक है। नाउ यहाँ तक क्लियर है। और एक और बताया था कि अगर हमें किसी फंक्शन को अगर पैरामीटर मेंशन कर रहे हैं तो हम उसके लिमिटेड पैरामीटर मतलब दिए गए पैरामीटर नंबर्स ऑफ पैरामीटर से पास कर सकते हैं। हमें क्या करना है, मल्टीपल पैरामीटर्स पास करने हैं। मल्टीपल पैरामीटर्स में मतलब कि कितने, तो कितने भी हो सकते हैं, अनलिमिटेड भी हो सकते हैं। अनलिमिटेड नहीं कहूंगा लेकिन मल्टीपल कहूंगा, क्योंकि अनलिमिटेड मतलब कि खत्म ही नहीं हो रहे, ऐसा नहीं है। ओके। लेकिन पास करते समय तो लिमिटेड वैल्यू ही चाहिए उसको। द रीजन उसको नंबर्स ऑफ पैरामीटर्स, मल्टीपल नंबर्स ऑफ पैरामीटर्स, मतलब तुम जितने कहोगे उससे भी ज्यादा हो सकता है, उससे भी कम हो सकता है। ऐसे मल्टीपल नंबर्स ऑफ पैरामीटर पास करने हैं, दैट टाइम वी एक्चुअली यूज द वेरिएबल नंबर ऑफ आर्गुमेंट। ओके। अब यहाँ पे देखो, एक सिनारियो में ले रहा हूँ फॉर द सेम, ठीक है। तो कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर देते हैं। नाउ अब मुझे ये बताओ कि मैं इम्प्लीमेंटेशन कर रहा हूँ वेरिएबल नंबर ऑफ आर्गुमेंट की। ओके, वेरिएबल नंबर ऑफ आर्गुमेंट मतलब मैं मल्टीपल वैल्यूज पास कर रहा हूँ। उसमें से मेरी वैल्यू ये है 35। व्हाट इज मीन बाय 35? वैल्यू क्या है, लेकिन ये किसका मतलब है? इसका मीनिंग समझ में आ रहा है? 35 है क्या? क्या है? इंटीजर वैल्यू, ऐसा मत कहना। इसका मीनिंग क्या है? जैसे कि मैंने अगर योर नेम पूर्णिमा, राइट, तो मैंने अगर यहाँ पे लिखा, सो ये वैल्यू कौन सी वैल्यू है? स्ट्रिंग है। इसका मीनिंग समझ में आ रहा है, लेकिन क्या है ये? स्ट्रिंग तो है लेकिन पूर्णिमा इज द नेम। ओके, नेम समझ में आ रहा है। उस तरीके से 35 क्या समझ में आ रहा है? नहीं, पूर्णिमा इज द नेम ना, पूर्णिमा ये नेम है। ओके। मैं अगर यहाँ पे बताऊंगा कि लाइक कि पाइथन फुल स्टैक हमारा कोर्स है अभी, फुल स्टैक विद डेटा साइंस एंड एआई, ऐसा कोर्स है अपना, ठीक है। लेकिन इससे क्या मतलब ये कोर्स है अपना कि ये वैल्यू अगर मैं लूंगा, पाइथन, पाइथन इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, 35 से क्या समझ में आ रहा है? कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, राइट। गेटिंग, यही आंसर चाहिए मुझे कि 35 से कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं अगर यहाँ पे 35,000 लिखूंगा तब गारंटी क्या है, क्या मोटी होगी?
वो तो हमने एग्जांपल में मल्टीपल टाइम्स यूज किया 35,000, इसकी वजह से तुम्हें लग रहा होगा अमाउंट है, लेकिन गारंटी है क्या अमाउंट है? समझ में आ रहा है इशू क्या है? इशू इज कि इफ यू आर मेंशनिंग द वैल्यूज और इफ यू आर पासिंग द मल्टीपल वैल्यूज टू द अ फंक्शन, ठीक है, जिसमें अगर तुम्हारे न्यूमेरिक डेटा है, कुछ एडिशन करना है, फैक्टोरियल की तरह कुछ करना है, या सपोज एडिशन ही करना है, तो एडिशन ही करना है तुम्हें, तो व्हाट यू कैन डू इज कि तुम वो मल्टीपल वैल्यूज पास कर दो, एडिशन परफॉर्म करके देगा, क्योंकि ऑल आर दी एडिशन मतलब वैल्यूज, न्यूमेरिक वैल्यूज। यहाँ पे ऐसे होगा कि अगर मैं कुछ ऐसे अलग अलग वैल्यू मेंशन करना चालू कर दूं, इससे ज्यादा समझ में नहीं आता। हाँ, पुणे है, इसकी वजह से हमें पता है इज द लोकेशन द रीजन वी कैन से दैट इट इज कैन बी अ लोकेशन, ओके, इट कैन बी अ सिटी नेम, इट कैन बी एड्रेस। तो तीनों में से क्या लोगे? नहीं समझ में आ रहा है, गेटिंग? दैट इज द इशू, द रीजन। वैल्यूज के साथ साथ वो एट्रीब्यूट का नेम क्या है वो भी हमें पास करना जरूरी पड़ेगा। मतलब वेरिएबल नंबर्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स में ये ऐसे में वैल्यूज पास करूंगा सिर्फ, वेरिएबल नंबर्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स मतलब मल्टीपल वैल्यूज हम उसको पास कर सकते हैं, कितने भी वैल्यूज चाहिए उतने पास कर सकते हैं। सेम में ले रहा हूँ, जैसे कि अब मुझे बताओ कि वी हैव एम्प्लॉय, राइट? एम्प्लॉय का एट्रीब्यूट बताओ मुझे क्या क्या होते हैं? आईडी, नेम, सैलरी और डिपार्टमेंट, ये तो हमने लिया था, ओके। और सिटी, एड्रेस हो ना? हाँ, एड्रेस, एज, और अब ये तुम लोगों ने बताया, दैट मीन्स कि यू विल, ईमेल आईडी, ओके, ईमेल आईडी, ठीक है, मोबाइल नंबर, ओके, और जेंडर, ओके, दैट्स इट। तुम्हारे साइड से खत्म। मेरे साइड से यहाँ पे आधार कार्ड नंबर, पैन कार्ड नंबर, पासबुक नंबर, देन अलॉन्ग विद दैट बैंक अकाउंट नंबर, कौन सा बैंक में खाता है, तो ये सब उसमें आएगा। मतलब मेरे पैरामीटर्स मल्टीपल होने वाले, अलग अलग होने वाले। यूर पैरामीटर्स लाइक कि चार पांच पैरामीटर्स है, तुम्हारे पांच छह पैरामीटर्स होंगे, तुम्हारे अलग से पैरामीटर्स होंगे। मुझे ये नहीं देना, मुझे जरूरी नहीं है, मुझे सिर्फ इतना ही लेना है, इतना ही मुझे पास करना है। इसका मतलब कि मुझे उस फंक्शन को पास करने के लिए जितने भी यूजर्स है उसके अकॉर्डिंग तो वर्क करना पड़ेगा, राइट? तो वहां पे हम क्या कैसे कर सकते हैं कि तुम्हें इस तरीके से पास करने हैं मल्टीपल पैरामीटर। लेकिन अगर हम सिर्फ और सिर्फ ऐसे वैल्यूज मेंशन करेंगे तो समझ में नहीं आएगा ये वैल्यू किसकी है। द रीजन इस वैल्यू के साथ वो एट्रीब्यूट पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सैलरी नहीं दी ना हमने, इज दी डिपार्टमेंट किधर है? डिपार्टमेंट भी नहीं दिया, इज दी एज, पुणे इज दी एड्रेस, गेटिंग? तो इस तरीके से हमने ले लिया उसको। इसका मतलब वैल्यूज के साथ साथ क्या जाना चाहिए? एट्रीब्यूट का नेम भी जाना चाहिए, एंड दैट्स व्हाई वी आर एक्चुअली यूजिंग दी कीवर्ड। कीवर्ड आर्गुमेंट तो पहले ही लिया हमने। कीवर्ड आर्गुमेंट उसके लिए नहीं होता है, वो तो पोजिशन आर्गुमेंट को निगलेक्ट करने के लिए होता है। मल्टीपल वैल्यूज पास करते समय वी वर नॉट इवन एबल टू रिकॉग्नाइज द व्हाट इज एक्चुअली द वैल्यूज फॉर, okay, that time we use values with attribute name at the time of function calling, okay? मतलब कीवर्ड आर्गुमेंट में फंक्शन कॉल में जिस तरीके से लिख रहे थे बिल्कुल उसी तरीके से लिखेंगे कि आईडी 101, नेम ABC, एड्रेस पुणे, एज 35, और ऐसे में पास कर सकता हूँ। कितने पास कर सकता हूँ? नंबर्स का पास कर सकता हूँ। एंड उसके लिए हम यूज करेंगे कीवर्ड वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट। वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट हमने देखा था, जिसके लिए हम मल्टीपल वैल्यूज पास करते थे। कीवर्ड वेरिएबल लेंथ में हम मल्टीपल वैल्यूज पास करेंगे लेकिन एट्रीब्यूट के साथ, उसे पैरामीटर के साथ भी कहते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ये? ओके।
यस एवरीवन, समझ में आया? ठीक है, अब इसको नोट डाउन करके बता देता हूँ मैं। एवढा उशीर का रे? कोण म्हणलं? कोण मित्र? मग विक्रम पवार तर 8 वाजता येतो रोज, तुला 8:30 का सांगितलं त्याने? बरं, मी तुला 8 वाजता सांगितलं होतं ना काल? ओके, सो अभी कीवर्ड वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट डॉट पाई। ओके, तो उसमें से सबसे पहले क्या देखेंगे हम अभी? वाई वॉट जिस तरीके से होता है। ठीक है, तो एक्चुअली वॉट में मैं वो मेंशन नहीं कर रहा हूँ। ओके, कि लाइक इट इज अ फंक्शनलिटी फॉर फंक्शन एंड ऑल। चारों भी फंक्शनलिटी ही है, अलग अलग तरीके से हम उसको फ्लेक्सिबल कर सकते हैं। ओके, दैट इज द पॉइंट जिसके लिए हम ये चीजें ले सकते हैं। ठीक है, तो वो व्हाट मेंशन नहीं कर रहा हूँ मैं सीधा वाई पे आता हूँ। ओके, वाई मतलब है क्यों लेना है ये। तो क्यों लेना है ये क्या बताया मैंने अभी? क्योंकि नहीं, दोनों में सिमिलरिटी क्या है? सिमिलरिटी क्या है? हाँ, तो वो तो इसलिए बताते हैं, कीवर्ड आर्गुमेंट में हमारे पास ऑलरेडी आईडी एम्प्लॉय वगैरह होता है ना, पैरामीटर्स में। कीवर्ड आर्गुमेंट में हमारे पास ऑलरेडी आईडी नेम सैलरी डिपार्टमेंट होता है। हमें तो इसका सीक्वेंस चेंज करना है ना, जिस तरीके से यहाँ पे सीक्वेंस चेंज किया है हमने। अब इस सीक्वेंस को चेंज करने के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं? देखो, आईडी है तो सबसे पहले आईडी जानी चाहिए थी, भेजा क्या है हमने? फिर नेम है तो क्या जाना चाहिए था? नेम जाना चाहिए था, क्या भेजा हमने? तो ये कौन सा आर्ग्यूमेंट हो गया? पोजिशनल पैरामीटर जो है उसको निग्लेक्ट कर रहे हैं। ओके, इसका मतलब वी आर गोइंग टू चेंज द सीक्वेंस। ओके, बिकॉज कि ये सीक्वेंस याद नहीं रहता, मल्टीपल वैल्यूज अगर होंगे हमारे पास तो अगर ये याद नहीं रहेगा तो हम क्या करेंगे? वैल्यूज पास करते समय बताएंगे कि अच्छा ये वैल्यू जो है वो कौन से पैरामीटर की है, तो ये नेम की। ये वैल्यू है डेटा एनालिस्ट, ये कौन से पैरामीटर की है? डिपार्टमेंट। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट ये नेम जो है यहाँ पे लिया हुआ और यहाँ से जो डिपार्टमेंट लिया था सेम मैच होना चाहिए, तभी वैल्यू जाएगी। यहाँ पे मैंने अगर सिर्फ डेप लिखा तो वैल्यू जाएगी क्या? क्योंकि ये डेप चेक करेगा, है क्या डेप? नहीं है, तो एरर दे देगा। तो हम क्या कर रहे हैं? पोजिशनल पैरामीटर को निग्लेक्ट करने के लिए इसको यूज कर रहे हैं। वहां पे क्या कर रहे हैं? नंबर्स ऑफ पैरामीटर्स पास कर रहे हैं, लेकिन हमें वैल्यू समझ में नहीं आ रही कौन सी वैल्यू है। वी आर नॉट एबल टू इवन अंडरस्टैंड द व्हाट टाइप ऑफ वैल्यू इट इज, नॉट व्हाट टाइप बट व्हाट वैल्यू इज फॉर। ओके, सो वहां पे यूज कर रहे हैं हम। पास करते समय ऐसे ही पास करने वाले हैं, लेकिन हम मल्टीपल वैल्यूज पास करेंगे। इसमें मल्टीपल वैल्यूज पास कर सकते हैं क्या? इसमें कहा इधर कर सकते हैं, तो मैंने पूछा इसमें कर सकते हैं क्या? इसमें मल्टीपल वैल्यूज कहाँ पे पास कर सकते हो? 4 पैरामीटर दिए, इसका मतलब तुम ज्यादा से ज्यादा 4 ही पैरामीटर पास कर सकते हो। और डिफॉल्ट सेट किया तो तुम 3 पैरामीटर पास कर सकते हो, राइट? और लेंथ वाले में मल्टीपल कर सकते हैं। मतलब वहां पे 10 पैरामीटर पास करो या 20 पैरामीटर पास करो। द रीजन मैंने स्टार्टिंग में वेरिएबल लेंथ वाला बताया था, कि वेरिएबल लेंथ में हम क्या करेंगे? एडिशन के लिए 10 पैरामीटर पास करेंगे तो हो भी जाएगा, 20 करेंगे तभी भी हो जाएगा, 30 करेंगे तभी भी हो जाएगा, वेरिएबल लेंथ में हो जाएगा। लेकिन हॉट इफ आवर वैल्यूज आर लाइक अ वेरीज, इट शुड बी लाइक कि 35 ABC, देन पुणे, ऐसे कुछ अगर वैल्यूज होगी तो समझ में नहीं आएगा वो वैल्यूज किसकी है, क्या वैल्यूज क्या है, या वैल्यूज किसके लिए है। ये समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है। दी रीजन मल्टीपल वैल्यूज ही पास करेंगे, लेकिन वैल्यूज हमारे अलग अलग है, जिसके लिए उस वैल्यूज का
एट्रीब्यूट नेम क्या है वो बताने के लिए हम यूज करने वाले हैं कीवर्ड वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट कॉन्सेप्ट। गेटिंग क्लियर है सबको? अब कीवर्ड वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट कॉन्सेप्ट में इसका पहले वाई बताओ, क्या बताया था मैंने अभी, क्यों लेना है? ओके, टू पास वैल्यूज क्या एट्रीब्यूट होने चाहिए, ये इसका वाई नहीं यार, टू पास मल्टीपल वैल्यूज टू एट्रीब्यूट वैल्यूज विथ एट्रीब्यूट टू फंक्शन, राइट। अब मल्टीपल वैल्यूज विद एट्रीब्यूट टू फंक्शन, अब इसमें भी वहां आता है कि ये क्यों क्यों लेना है, हमें मल्टीपल वैल्यूज एट्रीब्यूट को विथ एट्रीब्यूट हमें पास करनी है, इसकी वजह से लेना है। इसका भी वहां आ सकता है। वाई इज वेरी डीप कॉन्सेप्ट, उतना डीपली तुम्हें भी पता होना चाहिए इसका वाई क्या है। मल्टीपल वैल्यूज तुम्हें क्यों पास करने एट्रीब्यूट को, इसका वाई क्या बताया था मैंने, कि तुम अगर वैल्यूज पास करोगे तो वैल्यूज पास करोगे तो वैल्यूज आर एक्चुअली नॉट अंडरस्टैंडेबल दैट व्हाई दी वी आर गोइंग टू टेक द वैल्यूज, और व्हाई व्हाट इज द वैल्यूज फॉर, व्हाट इज द वैल्यूज फॉर, ये समझ में नहीं आएगा। द रीजन, ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट का व्हाई क्या है, फर्स्ट पॉइंट का व्हाई क्या है, कि टू आइडेंटिफाई द व्हाट इज द वैल्यू फॉर। ओके, तो यहाँ पे मल्टीपल वैल्यूज विथ एट्रीब्यूट के सामने यहाँ पे लिखता हूँ तो इसका व्हाई भी है टू आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ वैल्यू, मतलब 35 है तो 35 वैल्यू क्या है, उसका मीनिंग क्या है, तो मैं बताऊंगा कि एज ये 35 है, तब समझ में आ रहा है कि ये 35 मतलब कि एज है, तो इसका मीनिंग तब तक समझ में नहीं आ रहा। गेटिंग क्लियर है सबको? ये क्लियर हो, और ये और वाई वाई और डिटेल में जा सकता है। कुछ जगह जाके ऐसे होता है कि इसके आगे फिर वाई नहीं मिलेगा, लेकिन सबसे पहला वाई क्या था, हमें वो कॉन्सेप्ट क्यों लेना है, तो वो हमने बताया टू पास द मल्टीपल वैल्यूज टू द फंक्शन विच एट्रीब्यूट टू द फंक्शन। तो अब हम कहेंगे फिर ये क्यों यूज करना है, व्हाई वी आर गोइंग टू पास द मल्टीपल वैल्यूज विच एट्रीब्यूट, इसका व्हाई ये है कि टू आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ द वैल्यूज। तो ये एवरी कॉन्सेप्ट में हो सकता है, व्हाई में वाई, वाई में वाई, वाई में वाई पूछा जाता है। ठीक है, उतना डीप स्टडी हमें करना पड़ेगा, खुद से डिसाइड कर लो वाई क्या है। चार जीपीटी यूज करते हो ना प्रोग्राम के लिए, तो प्रोग्राम की जगह ये क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड करने के लिए यूज करो चार जीपीटी, उसको पूछो ये क्यों लेना है, व्हाई वी आर गोइंग टू टेक दिस, व्हाई वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट दिस अगेन। तो इस तरीके से व्हाई 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 होना चाहिए, चार जीपीटी के साथ कम्युनिकेशन थोड़ा बहुत होना चाहिए हमारा, तो वो सब कुछ आंसर प्रोवाइड करके दे देगा। गेटिंग? हाँ, वो भी क्रॉस चेक करना, चार जीपीटी पे मुझे भरोसा नहीं है, धीरे धीरे मैं कह रहा हूँ कि उसको क्रॉस चेक करना कि वो जो कह रहा है वो लॉजिकली बराबर है या नहीं। ठीक है, बहुत सारे मतलब ऐसे तुम लोगों को भी हुआ होगा कि तुमने कुछ तो भी पूछा है उसको और उसने अलग ही आंसर दिया, समटाइम्स होता है ऐसे, द रीजन हम उस पर पूरा भरोसा नहीं कर सकते। मैं कहूंगा कि 95% उस पर भरोसा करो, लेकिन व्हाट अबाउट दैट 5%, तो उसमें हमें प्रॉब्लम दे देगा। ठीक है, ये क्लियर है? सेकेंड हम क्या करेंगे, मेंशन वैल्यूज विद एट्रीब्यूट इन फंक्शन कॉल, जिसमें हम क्या करेंगे फिर, थर्ड, तो एक फंक्शन ले रहा हूं एम्प्लॉय का है। ओके, अब एम्प्लॉय के फंक्शन के अंदर हमें डेटा भेजना है हमें, तो डेटा अगर भेजना है तो इसमें तो वैल्यूज और एट्रीब्यूट दोनों होने चाहिए। वेरिएबल लेंथ ऑफ आर्गुमेंट में क्या करते थे हम, क्या मेंशन करते थे यहाँ पे फंक्शन डेफिनेशन में, जिसकी वजह से वो एक्सेस कर पाता था वो सब वैल्यूज, एस्ट्रिक सिंबल। तो वहां एक एस्ट्रिक सिंबल हम दे देते टू गेट दी वैल्यूज, राइट। यहाँ पे दो एस्ट्रिक सिंबल देने पड़ेंगे टू गेट दी वैल्यूज, और एट्रीब्यूट्स भी। ठीक है, इसका मतलब मेंशन टू
एस्टरिस्क सिंबल बिफोर पैरामीटर नेम। अब यहाँ पे डेटा मैं ले रहा हूँ, लेकिन बाहर लोग उसको प्रिफर करते हैं कि WARGS यूज करना, कीवर्ड आर्गुमेंट्स। मतलब यहाँ पे डेटा की जगह लोग क्या प्रेफर करेंगे कि WARGS ऐसे प्रेफर करेंगे। गेटिंग? मैं वो नहीं दे रहा हूँ, इट डजेंट मैटर, इट जस्ट अ वेरिएबल है। ठीक है। और ARGS फॉर दी मेंशन करके रख देना, नोट करना कि बाहर अगर देखोगे तो है तो फंक्शन, है तो वेरिएबल का नाम ही है ना, पैरामीटर का नाम ही है, तो हम वो वेरिएबल के नाम के अकॉर्डिंग टू इट इज लाइक आइडेंटिफायर, तो आइडेंटिफायर में जो होता है बिल्कुल उसी तरीके से मेंशन कर सकती है। ठीक है। तो एम्प्लॉय का डेटा के अंदर फिर यहाँ पे क्या मेंशन करेंगे, तो पहले हम प्रिंट करके देख लेते डेटा मिल रहा है या नहीं मिल रहा। ओके। तो एम्प्लॉय को मैंने कॉल किया, कॉल करने के बाद यहाँ पे मैं पास कर रहा हूँ ID = 101, नेम इक्वल्स टू, अब किसका ले ले, कृष्णा ना, राइट? हाँ। देन एज इक्वल्स टू कितने, 23, 24, 22। ओके। तो यहाँ तक क्लियर है। ओके, अब इसको रन करके देखें। तो मैंने 3 पैरामीटर पास किए। आर्गुमेंट्स कितने लिए यहाँ पे, हमारे पास पैरामीटर्स कितने हैं, फॉर्मल पैरामीटर्स में एक ही है, लेकिन वो जो पैरामीटर है वो कौन सा पैरामीटर है, कीवर्ड आर्गुमेंट पैरामीटर है। तो कीवर्ड आर्गुमेंट है, इसकी वजह से की भी ले रहा है और वैल्यू भी ले रहा है। अगर इसको ठीक से देखोगे, देखो की और वैल्यू, की मतलब कीवर्ड आर्गुमेंट मतलब कि यहाँ इसको की कहते हैं, कि मतलब एट्रीब्यूट का नेम जो है उसे की कहा जाएगा, और ये जो है इसे वैल्यू कहा जाएगा। तो वो मेंशन होके आ रहा है। इसको हमने एक बार प्रिंट करके देखा था। अब मल्टीपल वैल्यूज है, इसका मतलब कि मल्टीपल वैल्यूज एक ही वेरिएबल में स्टोर हो रहे हैं, दैट मीन्स कि ये वेरिएबल कुछ तो भी अलग है। क्या टाइप होगा इसका, डिक्शनरी। गुड। तो इसका टाइप जो होता है डिक्शनरी, डिक्शनरी में हमने चेक करके देखा था कर्ली ब्रेस के अंदर की और वैल्यू की पेयर होती है, तो ये डिक्शनरी यूज करता है, इसका मतलब 4th नंबर। एक्स्ट्रा दे रहा हूँ तुम लोगों को, लेकिन मेरा आंसर जो है वैसे ही नहीं आना चाहिए तुम लोगों का आंसर। ठीक है। ओके। स्टोर past values and attribute in डिक्शनरी फॉर्मेट। ठीक है। और इसमें से वैल्यूज अगर उठानी है तो कैसे उठाएंगे, फॉर लूप लगाओ उस पे। ठीक है। तो अभी इस पे अगर मैं फॉर लूप लगाऊंगा, फॉर आई इन डेटा, और प्रिंट करूंगा आई, चेक करना एरर मतलब मैसेज क्या आ रहा है या प्रिंट क्या हो रहा है वो चेक करना। ठीक है। पहले चेक करने से पहले ये बताओ मुझे कि व्हाट यू एक्सपेक्ट, कि अगर मैं डिक्शनरी पे, मतलब ये डेटा इज द डिक्शनरी राइट, डिक्शनरी पे अगर मैं फॉर लूप लगाऊंगा तो क्या आना चाहिए, तुम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि क्या आना चाहिए? दोनों है, कीवर्ड वैल्यू भी है और की भी है, तो दोनों में से क्या आना चाहिए, या दोनों भी आना चाहिए? दोनों भी आना चाहिए, राइट? तो ये हमारे साइड से तो ऐसा है कि दोनों भी आना चाहिए, लेकिन इसको अगर रन करेंगे तो क्या आ रहा है, सिर्फ एट्रीब्यूट का नेम आ रहा है, इसका मतलब सिर्फ कीज आ रही है। गेटिंग? तो वो तो नहीं चाहिए हमें, सिर्फ की लेके क्या करेंगे, उसका वैल्यू भी तो चाहिए हमें। तो उसके लिए हम यूज करेंगे डेटा डॉट आइटम्स। आइटम्स मेथड यूज करने पर, डिक्शनरी की मेथड है ये आइटम्स, इसे यूज करेंगे तो पूरा का पूरा वो एक आइटम है, उसको वो कंसिडर करता है और उसको ही फेच करता है। और अब देखो प्रिंट करेंगे तो क्या आता है, अब आया दोनों भी वैल्यूज। गेटिंग? अब दोनों वैल्यूज अगर चेक करोगे, एक आइटम जो आ रहा है उसमें दो वैल्यूज है ना, एक बार फॉर लूप लेके इटरेट हुआ उसमें दो वैल्यूज है, सेकेंड टाइम इटरेट हुआ उसमें भी दो वैल्यूज है, थर्ड टाइम इटरेट हुआ उसमें भी दो वैल्यूज है, राइट? तो वो जो दो वैल्यू स्टोर होके आ रहे हैं वो कौन से फॉर्मेट में आ रहा है? हाँ, कौन से?
टपल में राउंड ब्रैकेट दिख रहा है सीधा, राउंड ब्रैकेट के अंदर ही दो वैल्यूज है, इसका मतलब सिंपल एज दैट इट इज अ टपल। राइट, ये बताया था हमने स्टार्टिंग में डेटा टाइप्स में, कि ये अगर राउंड ब्रैकेट होता है तो ये क्या होता है, टपल होता है। तो यस इट इज द टपल, कि तुम्हें अगर वैल्यूज आ रहे हैं तो टपल फॉर्मेट में। अब मैं तुम्हें फॉर लूप का एक और तरीका बता देता हूँ, कि इस तरीके से अगर तुम लोगे, कि तुम इटरेट करने की कोशिश कर रहे हो और इटरेट करते समय तुम्हें दो वैल्यूज मिले, सेकेंड टाइम इटरेट करने पर भी दो वैल्यूज मिले, थर्ड टाइम इटरेट करने पर दो वैल्यूज मिल रहे, इसका मतलब इटरेट करते समय तुम्हारे पास क्या मिल रहे हैं, कॉन्जिक्यूटिव या कांस्टेंट दो वैल्यूज मिल रहे हैं। तो ये कांस्टेंट दो वैल्यूज को अलग अलग स्टोर करने के लिए वी कैन यूज डिफरेंट टू वेरिएबल्स, की एंड वैल्यू। वाई की एंड वैल्यू, की और वैल्यू ये वेरिएबल है, दो ही क्यों लिए है, क्योंकि एवरी टाइम इटरेट हो रहा था तो वो पूरा दो वैल्यूज ही इटरेट हो रहे थे। जैसे कि यहाँ पर देखो, जब भी इटरेट हुआ दो वैल्यूज में, ये एक वैल्यू है आईडी, दूसरी वैल्यू है उसकी वैल्यू, फिर से दो वैल्यूज मिले, नेम एंड उसका मतलब कि एट्रीब्यूट नेम वैल्यू, फिर से दो वैल्यूज मिले, एट्रीब्यूट नेम वैल्यूज। अब इसमें से सबसे पहले क्या है देखो, एट्रीब्यूट है, इसका मतलब ये एट्रीब्यूट स्टोर होंगे हमारे सबसे पहले पैरामीटर में, उसे कह रहे हैं हम की। उसके बाद सेकंड पैरामीटर क्या है, सेकंड वैल्यू क्या है हमारे, सेकंड वैल्यू जो है हमारे वो वैल्यूज ही है, उसके लिए हम यहाँ पे वैल्यूज मिले। ओके, दिस इज द आइटम वन, दिस इज द आइटम टू, एलिमेंट वन एलिमेंट टू भी कहा जाता है। ठीक है, तो उसमें से मैं अगर की प्रिंट करके देखूंगा तो देखो पूरे के आईडी नेम और एज आनी चाहिए। ओके, तो देखो आईडी नेम और एज आ रहा है, और उसमें से अगर मैं वैल्यू प्रिंट करके देखूंगा तो वैल्यूज आनी चाहिए, आ रहे वैल्यूज, काय रे, मग त्याच्याकडे गेला तर मग इथं कशाला उशीर करतोय, त्याच्याकडनं शिकून घ्यायचं ना मग पायथन पण। मला कशा सॉरी म्हणतो, तुला सॉरी म्हण, तू एवढं मिस केलं याला, याला टायमिंग काय सांगितलं होतं तू, काय, का, हा 8 वाजता येतोय आणि त्याला 8:30चा टायमिंग सांगितलाय का असं, तुम्ही बाहेर जाऊन थोडस भांडण करून या, असं मारा एकमेकाला नंतर मग नेक्स्ट टाइम नाही चालणार, रिव्हिजन करताय म्हणून, पण तुमच्यावर क्लास डिस्टर्ब होतो, लिंक तुटते त्यांची। हाँ क्लियर है, समझ में आ रहा है। इसका मतलब अभी इसको मुझे अगर प्रिंट करना है तो आई एम गोइंग टू प्रिंट इन लाइक दिस ये फॉर्मेट, मतलब ये स्ट्रिंग यहाँ पे की आएगा, फिर इक्वल टू के साथ यहाँ पे मैं लूंगा इनटू करली ब्रेस वैल्यू, और फिर ये देखो इस तरीके से हमारा डेटा प्रिंट हो रहा है। सो दैट्स इट फॉर, तो हाँ, यहाँ पे वो लेना भूल गए कि टू गेट द वैल्यूज, ओके, यूज फॉर लूप टू इटरेट की एंड वैल्यूज फ्रॉम डेटा डॉट, या डिक्शनरी लिखता हूँ यहाँ पे, डिक्शनरी डॉट आइटम्स। तुम्हें फॉर लूप किस पे लगाना है, डिक्शनरी डॉट आइटम्स पे लगाना पड़ेगा। ओके, ट्राई करके देखो चलो। तुझ्याकडे जाईल, या तो ये सिंपल अपना रेगुलर पैरामीटर बनेगा, अगर सिंबल नहीं लिया तो, इसका मतलब कि ये हम कर रहे थे ना, कहाँ पर है, यहाँ पे सिंबल ले आया क्या, नहीं लिया, इसका मतलब कौन सा पैरामीटर बन रहा है, ये रेगुलर वाला, रेगुलर वाले पैरामीटर बनेंगे, सिंबल देने के बाद ही उसमें वो एबिलिटी आती है, विदाउट सिंबल वो एबिलिटी आती ही नहीं उसके अंदर। ट्राई करो।
ओके, यस डन एवरीवन। ऑनलाइन स्टूडेंट डन, चार बॉक्स में टाइप कर देना। हाँ गुड। किसी का बचा है अभी? और नेटवर्क की वजह से होता है। हो गया ना? हम्म। ओके। अम, अभी कौन सा बचा फिर? ठीक है। अब नेक्स्ट इनका क्या करो? नहीं अभी नहीं है ना, नेक्स्ट वीक ही होगा ना मैन से तो। ठीक है, तो मंडे को ये जो चार है कॉन्सेप्ट की फिर से रिवीजन लेना, तुम खुद से ट्राई कर लेना। ओके। और इसका क्या करना है फिर? हाँ, कॉम्बिनेशंस में करना। कीवर्ड वेरिएबल डिफॉल्ट पैरामीटर और कीवर्ड पैरामीटर का कॉम्बिनेशन प्रोग्राम एक ले लेना। और कीवर्ड वेरिएबल लेंथ और वेरिएबल लेंथ और कीवर्ड वेरिएबल लेंथ का भी एक कॉम्बिनेशन प्रोग्राम ले लेना। ठीक है। अभी के लिए तुम्हारे साइड से एक बार क्लियर कर लो वो सब कुछ। ठीक है। आई होप कि अभी तुम लोगों को फंक्शन की असाइनमेंट दी थी, कंप्लीट है? दी थी तो क्यों कंप्लीट नहीं? अभी हो गए ना, 2-3 दिन हो गए, 2-3 दिन नहीं, 2-4 दिन हो गए। स्टेटस क्या है अभी प्रोग्राम असाइनमेंट का? चार्ट बॉक्स में मेंशन करो ऑनलाइन स्टूडेंट्स, असाइनमेंट का स्टेटस क्या है अभी? तुमचा असाइनमेंटचा स्टेटस काय आहे? पास झाल्यात? पाचवी कोणती? पहिली, दुसरी, तिसरी ब्रांचिंग, चौथी आणि पाचवी लुपिंगचे झाले. स- सहावी आणि सातवी पॅटर्न आहे. आणि आठवी पास केली ना? 6-7 पैटर्न के 8 नंबर आई थिंक की फंक्शन का है। कंप्लीट कर दो, इस वीक तक खत्म होना चाहिए, अदरवाइज अगले वीक फिर हम दूसरा स्टार्ट करेंगे तो फिर से वही होगा जो पिछले बैचेस में तुम्हारा हुआ था। 8 कंप्लीटेड है, फिर से रिवाइज करोगे सभी। गेटिंग? मतलब दो चार क्वेश्चन सब में से उठाओ, बेसिक में से उठाना चालू कर दो। बेसिक छोड़ दो, अदरवाइज ब्रांचिंग ले लो, ब्रांचिंग में से उठाओ दो चार क्वेश्चन। और इस वीक में सैटरडे संडे में कंप्लीट कर देना। कल भी सेशन है। ओके। तो कल इनका सेशन है 3 से 5 बजे तक तुम लोगों का। कल सैटरडे है ना? हम्म। तो कल से 3 से 5 बजे सेशन है। ठीक है। अब दूसरा कॉन्सेप्ट ले लेता हूँ मैं। कल प्रैक्टिस प्रोग्राम्स ले रहे हैं हम। ओके। प्रैक्टिस ले रहे हैं तो उनका ऑनलाइन भी होगा तो भी चल जाएगा ना? लेट मी चेक, ऑफलाइन लेना है या ऑनलाइन लेना है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। ठीक है। हम्म। एसक्यूएल चे, एसक्यूएल चे टाइम, तो ध्यान से तो ले लो क्या फिर, ध्यान से तुम्हें कंप्लीट कर दो क्या? कल हम रिकर्सिव फंक्शन की प्रैक्टिस, ठीक है चलेगा। एक काम कर लेते, नैन से तो क्या अकॉर्डिंग टू ले लेते, सेशन अकॉर्डिंग टू नहीं लेते, चलेगा? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, कल 3 to 5 सेशन होगा सर। हाँ, सेशन लूंगा या फिर नैन से तो लो, तुम्हारे साइड से बताओ। नैन से तो होगा तो ऑनलाइन होगा, घर से अटेंड कर सकते हो, ऑनलाइन वालों को कोई फर्क ही नहीं पड़ता वैसे। तो नैन से तू लूंगा चलेगा एवरीवन, मतलब सेशन में जो लेता है उसकी जगह पे प्रोग्रामिंग आज मैं दिखाने वाला हूँ क्या है। और फिर कल हम वही करने वाले, उसके प्रैक्टिस प्रोग्राम्स करेंगे। ठीक है। तो प्रैक्टिस प्रोग्राम 9 से तुम्हें भी कवर कर सकते हैं। तो वो भी ठीक है कि तुमको घर से ही करने के लिए आएगा, ज्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होगा। यस ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज कंफर्म वंस, किसी को अगर प्रॉब्लम है किसी नहीं, सेशन में ही ले लो। 9 से तो की कोऑर्डिनेटर मत लो, लेने वाला तो मैं ही हूँ। हाँ लेकिन यहाँ पे नहीं लूंगा, अब ये पॉइंट है। यहाँ पे ऐसे नहीं लूंगा, मैं घर से लूंगा तो घर से मतलब कि नोटपैड वगैरह से स्क्रीन शेयर करके ले लूंगा। तुम लोग, मैं असाइन करूंगा, मैं वो मेंशन करूंगा, तो उस तरीके से कर देना। ठीक है। यस ऑनलाइन स्टूडेंट्स। ओके।
अब किसी को प्रॉब्लम नहीं है ना, मतलब कि देखो प्रॉब्लम होगा तो बता देना, नहीं से स्क्रीन पे ही ले लो तो स्क्रीन पे ले सकते, मैटर नहीं करेगा उतना। लेकिन स्क्रीन पे ही लो ऐसा कहोगे तो स्क्रीन पे भी हम ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ओके। ठीक है, तो चलो न्याय सूत्र में डाल देता हूँ। तुम लोग का कोर पाइथन का न्याय सूत्र नहीं हुआ था ना, तो माई सिक्वल के हुए थे, तो न्याय सूत्र के अकॉर्डिंग टू 2 आवर्स में ले लेता हूँ, जिसमें हम रिकर्सिव फंक्शन का प्रैक्टिस प्रोग्राम करेंगे कल। ठीक है, और कंपलसरी है, इंपॉर्टेंट है रिकर्सिव फंक्शन। अभी आते हैं रिकर्सिव फंक्शन पे। रिकर्सिव फंक्शन पता है? रिकर्शन पता है क्या पहले तो बताओ। रिकर्सिव तो बाद में आएगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द रिकर्शन, पता है? नहीं पता? हाँ गुड। जो भी कोई एक मतलब कुछ भी ले लो, जो चीज रिपीटेडली हो रही है उसे कहते हैं हम रिकर्शन। जैसे कि यहाँ पे मैं कुछ तुम लोगों को शेयर करके दे रहा हूँ। फंक्शन नहीं, रिकर्सिव फंक्शन नहीं पूछ रहा मैं, रिकर्शन पूछ रहा हूँ सबसे पहले। फर्स्ट वन आई एम टॉकिंग अबाउट द रिकर्शन। अब देखो रिकर्शन इमेजेस अगर मैं देखूंगा तो यहाँ पे हमें बहुत सारे इमेजेस मिल जाएंगे। सी, दिस इज द इमेज लाइक रिकर्शन। उसके बाद यहाँ पे दूसरी एक इमेज दे रहा हूँ मैं, ये इमेज देख लो। इसका मतलब ये टाइम जो है अपना, अपने पास जो वॉच होती है बिल्कुल उसी अंदर फिर से एक वॉच है, उसके अंदर फिर से एक वॉच है, उसके अंदर फिर से एक वॉच है। सेम थिंग विल हैपन इन द, इफ यू आर इन द गूगल मीट। कि तुम लोग अगर ज्वाइन कर रहे हो और उसके बाद मैंने स्क्रीन शेयर कर दिया, जैसे मैं स्क्रीन शेयर करूंगा उस स्क्रीन के अंदर एक स्क्रीन होती है, उस स्क्रीन के अंदर एक स्क्रीन होती है, और ये कंटिन्यूसली बढ़ता ही जाता है। है तो वही टास्क, है तो वही चीज, लेकिन वो मल्टीपल टाइम्स हो रही है। बिल्कुल उसी की तरह से है तो वॉच ही, लेकिन अंदर भी इसके अंदर एक वॉच दिख रही है, उसके अंदर एक और वॉच दिख रही है। ठीक है। और एक है इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट है एक, दिखने दिखती है या नहीं? बार्बर शॉप रिकर्शन इमेजेस नहीं है इसमें वो। कभी मतलब ऑब्वियसली हेयर कटिंग करने गए होगी तुम लोग, राइट? गए थे ना, करते हो ना? हाँ, ये तो होता ही है इनको तो, हम तो 3 महीने में 4 महीने में जाएंगे। लेकिन हेयर कटिंग करने के लिए अगर तुम गए हो, तुम्हारा पता नहीं है वैसे होता है नहीं होता है हमारे, मतलब कि तुम अगर जाओगे तो जेंट्स के जो अपने सलोन्स होते हैं, उसमें सामने एक मिरर होता है और पीछे एक मिरर होता है, इफ यू नो, मतलब कि ठीक है, तुम्हारे साइज होता है कैसे? अच्छा, तो पता है मतलब, लेकिन वो पार्लर में, तुम्हारे पार्लर में नहीं होता वैसे, सामने ही होता है। इसका मतलब पीछे अगर कुछ थ्रेड भी कर दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, टेंशन ही नहीं है। हमारे यहाँ ऐसा है कि देखो सामने तो दिख रहा हूँ मैं बढ़िया, पीछे भी दिखना चाहता हूँ मैं। तो सामने और पीछे 2 मिरर्स होते हैं, सामने वाले मिरर में मुझे पीछे वाला मिरर दिखता है, और उसमें रिफ्लेक्शंस में मुझे सामने वाला मिरर फिर से दिखता है, उसके अंदर फिर से बैक पीछे वाला मिरर दिखता है, फिर से सामने वाला मिरर दिखता है। ये कंटिन्यूअसली चलता ही जाता है जब तक वो छोटा 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 नहीं होता जाएगा। और दैट रिफ्लेक्शंस कंटिन्यूअसली गो ऑन एंड गो ऑन, दैट इज द रिकर्शन। रिकर्शन मतलब एक ही चीज बार 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 हो रही है। ओके। बिल्कुल उसी तरीके से हम इसी रिकर्शन सिनेरियो को हमारे इम्प्लीमेंटेशंस में, प्रोग्रामिंग्स में करेंगे। लेकिन ये हम क्यों यूज करेंगे? क्योंकि हमें एक टास्क रिपीटेडली टाइम में एग्जीक्यूट करना होगा तब। इसका मतलब, सेम चीज हमने इससे पहले भी की थी, रिकर्शन छोड़ के। कहाँ पे किया था हमने? ये एक टास्क हमें रिपीटेडली टाइम में एग्जीक्यूट करना है तो क्या? हाँ हाँ बोलो क्या? लूपिंग। लूपिंग में भी वही करते हैं हम, कि लूपिंग के अंदर भी एक टास्क मल्टीपल टाइम्स हम एग्जीक्यूट करते जाते हैं। यस गुड राकेश, यस वी कैन से दैट, कि लूपिंग में भी जो टास्क हम मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट करते हैं बिल्कुल उसी तरीके से क्या करेंगे हम, रिकर्शन फंक्शन में भी करेंगे। लेकिन लूपिंग, लेकिन कौन सा लूप? हमारे पास फॉर लूप अलग है, व्हाइल लूप अलग है। फॉर लूप जो है उसमें से डेटा इटरेट कर कर हम वो एग्जीक्यूट कर रहे हैं,
ओके। जिसमें इटरेट करने के लिए तुम्हें इटरेबल्स की जरूरत पड़ेगी, तो उसके लिए थोड़ा सा अलग सिनेरियो आएगा। लेकिन व्हाइल लूप इज द एक्यूरेट वे टू, और यू कैन से दैट कि रिकर्सिव फंक्शन, ओके, रिकर्सिव फंक्शन इज द एक्यूरेट अल्टरनेटिव फॉर द व्हाइल लूप। व्हाइल लूप की जगह तुम रिकर्सिव फंक्शन से भी सेम कर सकते हो। यहाँ पे भी हमें वैल्यूज डिक्रीमेंट वगैरह करने पड़ेंगे क्योंकि कंडीशन मेट करना है। व्हाइल लूप कैसे एग्जीक्यूट होता है, जब तक वो कंडीशन ट्रू है तब तक एग्जीक्यूट होगा, जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी एग्जीक्यूट नहीं होगा। बिल्कुल उसी तरीके से रिकर्सिव फंक्शन में भी वो कंडीशन के अकॉर्डिंग तो घूमता जाएगा। क्यों? एग्जाम्पल, ये जो रिकर्सिव फंक्शन होता है वो बता देता, ठीक है, और इसके बाद पूरा होने के बाद तुम्हें समझ में आएगा कि क्यों मैं वो कह रहा हूं। नाउ रिकर्शन फंक्शन मतलब क्या है, कि अब इसको जरा टेक्निकली देखेंगे। रिकर्सिव फंक्शन, रिकर्सिव फंक्शन कहते हैं, रिकर्सिव फंक्शन कहते हैं हम। तो रिकर्सिव फंक्शन मतलब क्या होता है कि जब तुम्हारा फंक्शन खुद को ही कॉल करता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, when a function calling itself directly or indirectly, then we can say that it is a recursive function or it's called a recursive function। समझ में आ रहा है? मैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दे रहा हूँ यहाँ पे लोगों को, सिर्फ और सिर्फ ये बता हुआ कि फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ। देखिए डायरेक्टली इनडायरेक्टली वाला नहीं बताया सिनेरियो। अब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली में कैसे होगा, खुद को ही कॉल कर रहा है फंक्शन उसी फंक्शन के अंदर, देन इट इज अ डायरेक्ट रिकर्सिव फंक्शन। जैसे कि हमारे पास है फंक्शन डेमो, ओके, बाहर से मैंने कॉल करूंगा इसको, और फंक्शन के अंदर भी फिर से मैं एक कॉल करना चाहूंगा। ऐसे गलती से लिखा होगा ना तुम लोगों ने, यहाँ पे ऐसे दिया था ना समटाइम स्टार्टिंग में, ये स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आता है इंडेंटेशन का। तो यहाँ से देखो फंक्शन कॉल करेगा, और जैसे ही फंक्शन कॉल करेगा ये खुद पे फिर से यहाँ पे लाइंस ऑफ कोर्स एग्जीक्यूट है, तो ये खुद को कॉल कर रहा है, इसको तो कॉल करेगा, इसको मतलब फिर से इन्वोक करेगा खुद को इन्वोक करेगा तो फिर से एग्जीक्यूट होगा, फिर से इन्वोक करेगा फिर से एग्जीक्यूट होगा, ये और ये बढ़ता ही जाएगा, राइट? इसका स्टॉप नहीं है अभी, ये कंटिन्यूअसली एग्जीक्यूट होगा, खुद को कॉल करेगा, फिर एग्जीक्यूट होगा, फिर खुद को कॉल करेगा, फिर इन्वोक होगा, फिर उसको कॉल करेगा, और कंटिन्यूअसली बढ़ता जा रहा है। दैट इज द इनफाइनाइट पोजीशन में चला जा रहा है, और हमारे पास सिर्फ एक ही लूप है जो इनफाइनाइट में चला जाता है, दैट इज द व्हाइल लूप। अब इटरेबल तुम्हारे पास इनफाइनाइट इटरेबल ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट है, तो फॉर लूप भी इनफाइनाइट में जा सकता है, गेटिंग? लेकिन इटरेबल्स मैक्सिमम तुम्हारे फाइनाइट ही होते हैं, इनफाइनाइट नहीं होते। Oh, to come out of the program when erroneously executes an infinite while loop. How to come out of the program when erroneously execute a infinite while loop? हाँ, तो इनफाइनाइट while loop के लिए तो मतलब while loop इनफाइनाइट में जा रहा था, तो हमने क्या डिसाइड किया, वेरिएबल की डिपेंडेंसी। उस वेरिएबल को क्या करो, फंक्शन उसको इनिशियलाइज करो, वेरिएबल को कंडीशन में ले लो, और उसको क्या करो, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट दे दो अकॉर्डिंग टू योर कंडीशन, और उस हिसाब से फिर तुम उसको फाइनाइट में लेके जा सकते हो। रिमेंबर द व्हाइल लूप, उसको फाइनाइट में ले, इनफाइनाइट में अगर जा रहा है तो उसको निकाल सकते थे हम। गेटिंग राकेश? कंडीशन वेरिएबल क्या अकॉर्डिंग टू कंडीशन करेगा? नहीं, नहीं समझ में आया? इसका मतलब व्हाइल लूप तुम्हें समझ में नहीं आ रहा था? व्हाइल लूप के प्रोग्राम किए थे क्या? तो क्यों नहीं समझ में आ रहा है? व्हाइल लूप को अगर इनफाइनाइट में व्हाइल लूप जा रहा है मतलब खुद को ही एग्जीक्यूट कर रहा है, कंडीशन ही फॉल्स ही नहीं हो रही है। व्हाइल लूप कैसे एग्जीक्यूट होता है, जब तुम्हारी कंडीशन ट्रू है तब तो वो एग्जीक्यूट होगा, कंडीशन अगर फॉल्स होगी तो एग्जीक्यूट नहीं होगा, स्टॉप करेगा। इसका मतलब वो कंडीशन तुम्हारी मेन है, उस कंडीशन की डिपेंडेंसी होती है, और वो कंडीशन को अगर तुम्हें फॉल्स लेके जाना है, वहां पे तुम्हारी डिपेंडेंसी किस पे होती है, उस वेरिएबल पे होती है। जो वेरिएबल तुम यूज करते हो ना, पहले हम लिखेंगे आई इज इक्वल टू 1, फिर हम यहाँ पे लिखेंगे वाइल कब तक घूमेगा, जब तक आई लेस देन इज इक्वल टू 10 है तब तक घूमेगा, ऐसे लिखते हैं। और उसके बाद वेरिएबल इनिशियलाइजेशन यहाँ पे किया, वेरिएबल यूज इन कंडीशन यहाँ पे किया, एंड थर्ड कॉन्सेप्ट वाज दी वेरिएबल इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। अब इसमें इंक्रीमेंट करना जरूरी था, आई प्लस इज इक्वल टू 1 किया। अगर इसमें से कुछ भी मिस करोगे तो वर्क नहीं करेगा, इसको ही मिस करोगे तो एरर देगा, इसको भी मिस करोगे तो इनफाइनाइट में जाएगा, या इसको भी मिस करोगे तो भी इनका इनफाइनाइट में ही जाएगा।
इसका मतलब इसको व्हाइल लूप को अगर तुम लोगों को इनफाइनाइट से बाहर लेके आना है, इट इज वेरिएबल लेके उसको कंडीशन में और उसको इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करना पड़ेगा। क्वेश्चन एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ। हाँ ठीक है, नो वरीज ना। क्वेश्चन क्या था तुम्हारा एक बार, हाउ टू कम आउट ऑफ द प्रोग्राम व्हेन एररनेसली एग्जीक्यूटेड इनफाइनाइट लूप। ये उसके लिए हम बाद में एक बार देख ले फिर से। मतलब तुम्हें ये तो क्लियर है लेकिन वो नहीं है, तो मेरे रिकर्सिव फंक्शन पे आ जाओ फिर से। ठीक है, नैन से तुम्हें कवर कर लेंगे हम उसको, तुम्हारे डाउट को। तो यहाँ पे क्लियर है, इसे क्या कहेंगे हम, इट इज अ डायरेक्ट रिकर्सिव फंक्शन। डायरेक्ट क्यों? क्योंकि वो फंक्शन खुद को ही फंक्शन के अंदर कॉल कर रहा है। फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ इनसाइड द फंक्शन इज नोन एज डायरेक्ट रिकर्सिव फंक्शन। ओके, बहुत जगह पे ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वाला पॉइंट नहीं आता है। तो दूसरा जो है डायरेक्ट, समझ में आ रहा है, नोट डाउन करो डायरेक्ट वाला। हाँ, अब राकेश क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ। हाउ टू कम आउट ऑफ द प्रोग्राम एग्जीक्यूटेड इनफाइनाइट। अच्छा, एररनेसली हम अगर एग्जीक्यूट कर गए व्हाइल लूप को, तो कैसे स्टॉप करें? अ- अच्छा, वो नहीं, उसकी जगह पे तुम क्या करो, कंट्रोल सी टाइप करो। कंट्रोल सी अगर टाइप करोगे तो कीबोर्ड इंटरप्शन से तुम्हारा वो व्हाइल लूप जो है, एररनेसली अगर एग्जीक्यूट हो भी गया तो उसको स्टॉप कर सकते हैं। गेटिंग? हुआ था, होता है ना वो। तुमने ठीक से टाइप नहीं किया होगा, मतलब ऊपर ही एग्जीक्यूट नहीं करना है, पहले सिलेक्ट करेंगे टर्मिनल को, टर्मिनल पे क्लिक करेंगे, वो एग्जीक्यूट होता जाएगा, और तब कंट्रोल से दबाओ, तब होगा। ट्राई करके देखना। हाँ, ये क्लियर है? टेक्निकल समजतं. टेक्निकल म्हणजे की मग कोणत्या एका लँग्वेज प्रिफर नाही होत ना. ओके, डन। डायरेक्ट रिकर्सिव फंक्शन समझ में आ रहा है। अब इनडायरेक्ट रिकर्सिव फंक्शन। इनडायरेक्ट रिकर्सिव फंक्शन मतलब देखो, फंक्शन को ही कॉल होगा लेकिन वो खुद नहीं करेगा। जैसे खुद के फंक्शन के अंदर फंक्शन को कॉल किया है, वो नहीं करेगा। इसकी जगह पे क्या होगा, हमारे पास यहाँ पे फंक्शन वन नाम से एक फंक्शन। ओके, और मैं इस फंक्शन वन को कॉल करूंगा, इन्वोक किसे करूंगा, फंक्शन वन को करूंगा। ये फंक्शन वन जो है वो फंक्शन टू को कॉल करेगा। फंक्शन टू को कॉल करेगा तो यहाँ पे हमारे पास होगा फंक्शन टू। ओके, और ये फंक्शन टू जो है वो कॉल किसे करेगा, फंक्शन वन को कॉल करेगा। तो वर्क कैसे करेगा, ये फंक्शन वन को कॉल चला गया, फंक्शन वन को कॉल चला गया तो ये एग्जीक्यूट करेगा, तो फंक्शन टू को कॉल चला गया, फंक्शन टू को कॉल चला गया तो यहाँ नीचे एग्जीक्यूट करने पर फंक्शन वन को फिर से कॉल चला गया, फिर से फंक्शन टू, फिर यहाँ पे फंक्शन वन, फिर फंक्शन टू, फिर फंक्शन वन, ये इस तरीके से बढ़ता ही जाएगा। एंड दैट इज द इनडायरेक्ट रिकर्सिव फंक्शन, जहां पर एक फंक्शन कॉल करेगा दूसरे फंक्शन को, और दूसरा फंक्शन फिर से उस प्रीवियस फंक्शन को कॉल करेगा, और ये कंटिन्यूअसली बढ़ता जाएगा। दैट मीन्स इट इज द इनडायरेक्ट रिकर्सिव फंक्शन। समझ में आ रहा है? इनडायरेक्ट रिकर्सिव फंक्शन तुम्हारे साइड से लिखो, देखिए क्या लिखते हैं। एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को कॉल करेगा, दूसरा फंक्शन अगेन पहले फंक्शन को कॉल करेगा।
डायरेक्ट नॉन इनडायरेक्ट रिकर्सिव फंक्शन समझ में आया? ओके, अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट रिकर्सिव फंक्शन के बाद अभी हम इम्प्लीमेंटेशन देखें। नाउ अब यहाँ पे देखो, हम क्या करने वाले हैं, टास्क ही परफॉर्म करेंगे। ठीक है, सिंपल सिंपल टास्क परफॉर्म करेंगे। व्हाइल लूप में सबसे पहले हमने क्या किया था, 1 to 5 प्रिंट किया था। ओके, और 1 to 5 प्रिंट करने के बाद, अब 1 to 5 प्रिंट करना इज टास्क ना, वो लेने की जरूरत नहीं है। उसकी जगह पे रिकर्सिव फंक्शन में हम क्या करेंगे, सम ऑफ सीरीज सुना है? कल मैंने दिया था तुम लोगों को करने के लिए, आई होप तुम लोगों ने किया होगा। फॉर लूप से नहीं, लेकिन व्हाइल लूप से किया था क्या? लूप से किया था। ओके, तो सम ऑफ सीरीज क्या होता है, एन की वैल्यू हमारे पास क्या है, एन की वैल्यू हमारे पास है सपोज 5। सम ऑफ सीरीज कैसे होता है, 1 + 2 + 3 + 4 + 5, कब तक, एन तक। राइट, अब इसका एडिशन परफॉर्म करोगे तो कितना एडिशन होगा, तो 15 है क्या, और 15 ही होगा। गेटिंग, ये सेम टास्क हमें परफॉर्म करना है, सम ऑफ सीरीज ही करना है, लेकिन हमें अब इसे करना है रिकर्सिव फंक्शन के साथ। रिकर्सिव फंक्शन में इंप्लीमेंटेशन करते समय क्या करूंगा, कि बिकॉज कि मैं कुछ वेरिएबल को ऑप्टिमाइजेशन भी दूंगा, एक्स्ट्रा वेरिएबल नहीं चाहिए मुझे। दी रीजन, मेरे पास अगर एन कहाँ पर है, 5 है, तो मैं 5 से स्टार्ट करूंगा, क्योंकि अगर मैं 5 यहाँ पे लिखूंगा तो कंटिन्यूअसली बढ़ता जाएगा ना ये। दी रीजन, मैं स्टार्टिंग से 5 से करूंगा। तो यहाँ पे मैंने अगर ऐसे भी लिखा 5 4 3 2 1, कभी भी प्रॉब्लम आएगा क्या कुछ? 1 + 1 to 5 करो, या 5 to 1 करो, कोई भी चेंजेस नहीं है उसके अंदर। यहाँ पे मैं वेरिएबल ज्यादा पास नहीं करना है मुझे फंक्शन में, रीजन में एक ही वेरिएबल के साथ इंप्लीमेंटेशन करूंगा। मतलब यही एक वेरिएबल होगा, ये 5 के बाद 4 3 2 1 ऐसे जाएगा। ओके, अब फंक्शन कॉल में हमें इसे एग्जीक्यूट करना है, और इसका आंसर क्या आना चाहिए, 15, ये आंसर आना चाहिए। अब इसमें हम क्या करेंगे, देखो, रिकर्सिव फंक्शन में याद रखना कि फंक्शन खुद को ही कॉल कर रहा है। तो फंक्शन अगर खुद को कॉल कर रहा है, इसका मतलब वो कंटिन्यूअसली बढ़ता जाएगा। बढ़ता जाएगा मतलब वो इन्फाइनाइट में जाएगा ही जाएगा। ओके, तो उसको अगर स्टॉप करना है, इसका मतलब कि क्या करो, व्हाइल लूप को स्टॉप करना है तो कंडीशन ब्रेक कर दो। यहाँ पे कंडीशन क्यों ब्रेक करना है, क्योंकि कंडीशन की डिपेंडेंसी है, कंडीशन जब तक ट्रू है तब तक व्हाइल लूप घूमेगा, इसकी वजह से कंडीशन ब्रेक करनी पड़ेगी। रिकर्सिव फंक्शन में क्या हो रहा है, इनफाइनाइट में जा रहा है, क्यों जाता है, क्योंकि वो खुद को कॉल करते रहता है। खुद को कॉल करते रह रहा है, इसका मतलब रिकर्सिव फंक्शन जो है इनफाइनाइट में जा रहा है। इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, उसको कॉल करना स्टॉप करना पड़ेगा। मतलब उसको या तो कॉल करेंगे, एक कंडीशन पे कंटिन्यूअसली कॉल करते जाएगा, पर एक कंडीशन मेट हो गई, उसको कॉल नहीं करेंगे। गेटिंग, जैसे कि यहाँ पे 5 4 3 2 1 ये जा रहा है, तब तो कॉल हो रहा है। और जब ये 0 जाएगा तब इसको कॉल नहीं जाना चाहिए। राइट, यहीं पे स्टॉप होना चाहिए ना। जैसे 0 जाएगा, 0 होगा तो स्टॉप कर दो, आगे कॉल मत करो। समझ में आ रहा है? तो वहां पे तुमको अगर रिकर्सिव फंक्शन इनफाइनाइट में नहीं भेजना है, उसको फाइनाइट करना है। फाइनाइट करने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, उसको डिसाइड करना पड़ेगा कि एक जगह पे तुम्हें कॉल देना है, एक जगह पे तुम्हें कॉल नहीं देना है। एक जगह पे कॉल देना है, एक जगह पे कॉल नहीं देना है, इसका मतलब क्या इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, डिसीजन करना पड़ेगा ना। डिसीजन मेकिंग मतलब क्या कहते हैं उसको, ब्रांचिंग। डिसीजन मेकिंग इज द ब्रांचिंग। तो वहां पे डिसीजन करना पड़ेगा कि कॉल करना है या कॉल नहीं करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इफ एल्स लेना पड़ेगा। ओके, ब्रांचिंग लेनी पड़ेगी। समझ में आ रहा है? अब इसमें फंक्शन कॉल होगा तो वर्क कैसे करेगा। ठीक है, तो देखो, हमें सिर्फ और सिर्फ ये एडिशन परफॉर्म करनी है। एडिशन परफॉर्म करनी है तो हम क्या करेंगे, अभी आते हैं इम्प्लीमेंटेशन पे, कि रिकर्सिव फंक्शन की इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो। ठीक है, विथ मेमोरी डायग्राम, मतलब मेमोरी डायग्राम पूरी नहीं, लेकिन मेमोरी और फ्लो डायग्राम के अकॉर्डिंग टू मैं बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पे फंक्शन के अंदर रिकर्सिव फंक्शन
ऐसा एक फाइल क्रिएट फोल्डर क्रिएट किया है, उसके अंदर अभी demo1.py। ठीक है, तो अब देखो इसमें यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक फंक्शन लिखेंगे। सम ऑफ सीरीज है ना ये फंक्शन, तो सम ऑफ सीरीज लिखा। इसके अंदर एन पास करना पड़ेगा। एन पास करेंगे इसका मतलब कि क्या होगा, ये एग्जीक्यूशन करेगा। राइट, मतलब एन इस नंबर का सम ऑफ सीरीज चाहिए हमें। तो मैं अभी यहाँ पे पास लिख रहा हूँ। ठीक है, तो एन की वैल्यू अभी मैंने 5 दे दी। ये 5 वैल्यू ही किसको जाने वाली है, फंक्शन कॉल में। तो सम ऑफ सीरीज में हम एन पास करेंगे। यहाँ तक क्लियर है, इसमें किसी को कुछ डाउट है? नो। अब इसमें से रिटर्न भी करेंगे। क्यों रिटर्न करेंगे, और कर क्यों कैसे कर सकते हैं रिटर्न, क्योंकि सम ऑफ सीरीज में रिटर्न करते समय हमें क्या मिलता है, सिर्फ और सिर्फ एक अमाउंट मिलता है, एक आउटपुट मिलता है। उसी एक आउटपुट की वजह से हम उसको रिटर्न कर सकते हैं। अगर आपके पास रिकर्सिव फंक्शन है और आपके पास मल्टीपल आउटपुट्स है, जैसे कि मैं अगर कहूंगा डिजिट सेपरेट आउट करो, डिजिट सेपरेट आउट करना है अगर किसी नंबर से, इसका मतलब कितने आउटपुट बनेंगे, उतने नंबर्स ऑफ डिजिट्स जितना काउंट लिया है। जैसे मैंने ले लिया 3 4 5, कितने नंबर्स बनेंगे, 3 नंबर्स अलग अलग, 3 आउटपुट बन रहे हैं। 3 आउटपुट्स हम रिटर्न नहीं कर सकते एकदम से, हम सिर्फ और सिर्फ एक ही आउटपुट रिटर्न कर सकते। द रीजन, डिजिट सेपरेट आउट करने के लिए तुम रिटर्न नहीं कर सकते, लेकिन मैंने अगर सम ऑफ डिजिट कहा तो सम ऑफ डिजिट से तो एक आउटपुट मिलेगा ना, उस एक आउटपुट को तुम रिटर्न कर सकते हो रिकर्सिव फंक्शन से। समझ में आ रहा है? रिटर्न करने करेंगे तो रिटर्न करते समय हम कैसे कर सकते हैं कि यूज कौन सा करना, लॉजिक सिंपल वे। अगर तुम ज्यादा कॉम्प्लेक्स करके और करोगे तो देखो दो आउटपुट भी तुम रिटर्न कर सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है उसमें। लेकिन एज अ फ्रेशर या एज अ बिगिनर अगर हम देखेंगे तो हमें क्या करना चाहिए कि जहां पे एक आउटपुट है तो वहां पे रिकर्सिव फंक्शन से रिटर्न कर लो। जहां पे एक आउटपुट नहीं है, मल्टीपल आउटपुट से, वहां से रिकर्सिव फंक्शन से रिटर्न मत करो, फंक्शन के अंदर ही प्रिंट करो। ओके, क्लियर है ऑनलाइन स्टूडेंट्स? यस, क्लियर है? किसी को नॉट क्लियर या कुछ अगर एक्सप्लेन करना है क्या? ठीक है। अब यहाँ पे देखो, कितने लोग हैं टोटल, 6 लोग हैं ना, 6 7 लोग हैं, कितने लोग हैं इतना, 1 2 3 4, बाकी लोग? कौन कौन है जो रिस्पॉन्सेस नहीं दे रहे? हाँ, अब यहाँ पे देखो, फंक्शन के अंदर टास्क परफॉर्म करना है। इसका मतलब हमें क्या करना है, वो एन की जो वैल्यू आएगी 5, 5 के बाद 4 + 3 + 2 + 1 प्लस ऐसे करना पड़ेगा। तो ये एन की वैल्यू 5 है, फिर प्लस करके 4 करनी पड़ेगी। ओके, तो मैं अगर ऐसे करूंगा कि एन जो है, एन की वैल्यू 5 है, तो 5 प्लस उसके बाद ये जो 4 है, 4 बनाने के लिए ये एन की वैल्यू इसमें जा रही है, तो आगे यहाँ पे एन की वैल्यू 4 पास कर सकता हूँ मैं। इसका मतलब इसके लिए अलग से कॉल दूंगा, इसके लिए अलग से कॉल दूंगा, इसके लिए अलग से कॉल दूंगा। इसका मतलब फंक्शन कॉल करना पड़ेगा मुझे। राइट, तो यहाँ पे मैंने किया सम ऑफ सीरीज कॉल। कॉल करते समय देखो, जब भी कॉल हो रहा है, कॉल करते समय हम क्या करेंगे, एन जो है पहले क्या था, 5 था। कॉल करने के बाद यहाँ पे एन की वैल्यू क्या चली गई, पहले 5 चली गई। नेक्स्ट टाइम क्या जानी चाहिए, 4 जानी चाहिए। उसके बाद क्या जानी चाहिए, 3 जानी चाहिए। मतलब -1 करना पड़ रहा है, तो मैं फंक्शन कॉलिंग के अंदर ही -1 करूंगा, तो फंक्शन कॉलिंग के अंदर ही -1 करूंगा। बिल्कुल उसी तरीके से एन -1 करूंगा तो चलेगा। देखो 5 आ गया, एन इज इक्वल टू 5। फंक्शन कॉल करते समय यहाँ पे 5 चला गया, 5 चला गया, तो यहाँ पे एन की वैल्यू क्या मिलेगी, सबसे पहले एन इज इक्वल टू 5 मिलेगा। राइट, 5 मिलने के बाद फिर एग्जीक्यूट करेंगे, तो एग्जीक्यूट करते समय फंक्शन जब कॉल कर रहे हैं, एस ओ एस लिख देता हूँ, सम ऑफ सीरीज। तो जब जाएगा, एन की वैल्यू 5 है, 5 है, तो 5 - 1 कितना होगा, 5 - 1 विल बी 4। तो यहाँ पे 4 जाएगा, 4 वैल्यू किसको जाएगी,
फंक्शन कॉल में एन को। इसका मतलब एन की वैल्यू क्या बनेगी फिर 4। 4 करने के बाद फिर एग्जीक्यूशन करना है, फिर आगे एग्जीक्यूशन होगा तो एन की वैल्यू क्या है -1। तो ये क्या जाएगा फिर सम ऑफ सीरीज में 4 - 1 = 3, और यही तुम्हारी वैल्यू होगी एन की। इसका मतलब देखो 5 4 3 2 1 एग्जीक्यूट हो रहा है, -1 तक समझ में आ गया। फंक्शन कॉल में क्या लिख रहे हैं ये समझ में आ रहा है। ये प्रैक्टिस से होगा, एकदम से समझ में नहीं आएगा। गेटिंग मतलब तुम अगर सोचोगे ये प्रोग्राम के साथ साथ में अगर फैक्टोरियल का करूंगा तो कैसे करेंगे, या मैं वो जो मैंने एग्जांपल दिया था ना सम ऑफ डिजिट का वो कैसे करेंगे, एकदम से नहीं होता है, टाइम लगता है उसको। ठीक है, समझ में आया। ये सेकेंड लाइन समझ में आ गई। ऑनलाइन स्टूडेंट सेकेंड लाइन समझ में आ गई। कुछ रिपीट करना है तो बोल दोगे, ओके। कुछ भी रिपीट करना है तो बोल दो। सम ऑफ सीरीज समझ में आ गया। हाँ देखो, एन की वैल्यू पहले क्या है 5 है। 5 को पास करते समय नेक्स्ट टाइम फिर से कॉल करने वाले हैं। ये जो 5 4 3 2 1 ये हमारा सीक्वेंस था, इसको जनरेट करना था हमें। इसमें प्लस तो थोड़ा सा निकल कर दो अभी। अभी देखो ये जो 5 है, जो 5 उसके बाद नेक्स्ट टाइम एन की वैल्यू क्या जानी चाहिए 4 जानी चाहिए, मतलब 5 - 1 करना पड़ेगा, 4 होगा। एन की वैल्यू क्या हो गई 4 हो गई। नेक्स्ट टाइम कॉल करते समय एन की वैल्यू 3 होनी चाहिए, मतलब -1 करना पड़ेगा। द रीजन एन -1 ले लिया हमने। तो सम ऑफ सीरीज में फंक्शन कॉल करते समय n - 1 करोगे तो पहले 5 का 4 होगा, 4 का 3 होगा, 3 का 2 होगा और फिर 1 होगा। अब क्लियर है। पूरा इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा तो शायद ऐसे थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा, लेकिन 70 80% भी तो क्लियर होगा तभी भी चलेगा। ओके, अब देखो हम क्या लिख रहे थे 5 + 4 + 3 + 2 + 1 ऐसे कर रहे थे। 5 + 4 कर रहे हैं हम। इसका मतलब कि यहाँ पे जाते समय वैल्यू क्या चली गई 4 चली गई। व्हाट अबाउट 5, तो यहाँ पे मैं 5 किस में स्टोर है एन में स्टोर है, तो ये एन में स्टोर है 5, तो मैं यहाँ पे एन लिख दूंगा। एन के बाद क्या आ रहा है प्लस, प्लस इज कांस्टेंट फॉर एवरीवन। जैसे कि यहाँ पे देखो ये एन है, एन के बाद ये प्लस आ रहा है, उसके बाद ये भी आगे जाके क्या बनेगा एन बनेगा, उसके बाद प्लस आएगा। ये भी आगे जाके क्या बनेगा एन बनेगा, उसके साथ प्लस आ रहा है। ये भी आगे जाके एन बनेगा, और उसके बाद ये भी क्या आ रहा है प्लस आ रहा है। तो सॉरी, प्लस आ रहा है। तो देखो n + n + n+ इज कांस्टेंट, 5 प्लस इज कांस्टेंट, 4 प्लस इज कांस्टेंट, 3 प्लस इज कांस्टेंट, 2 प्लस इज ऑल्सो कांस्टेंट, 1 प्लस भी कांस्टेंट आएगा क्योंकि आगे स्टॉप हम 0 पे करने वाले। तो ये 5 + 4 + 3 + 2 के लिए n प्लस ले लिया, और आगे देखो n की वैल्यू 4 हो रही थी, द रीजन सम ऑफ सीरीज ले लिया। क्लियर है। n प्लस के लिए ये n प्लस ले लिया, मतलब 5 प्लस के लिए n प्लस ले लिया। 4 प्लस है ये कांस्टेंट है, 3 प्लस देखो 5 + 4 + 3 + 2 + 1 प्लस, ये कुछ तो भी कांस्टेंट लग रहा है चीज, कि एन की वैल्यू प्लस हो रही है, फिर एन फिर प्लस फिर एन फिर प्लस, तो एन प्लस ही ले लिया हमने। और फिर नेक्स्ट टाइम जो एन की वैल्यू 4 होनी चाहिए थी, रीजन फंक्शन कॉल करते समय n + 1 किया, और ये हमारा बन गया ये सीक्वेंस। और इसको हमें क्या करना है रिटर्न करना है। ठीक, समझ में आया। मैं ड्राई रन करके बताऊंगा, डोंट वरी। ड्राई रन करके एक एक करके रन करेंगे हम, तब भी समझ में आएगा। अभी 70% तो समझ में आ रहा है, 70% नहीं 50% भी समझ में आ रहा है, तो ओके। ट्राई रन करने के बाद 100% समझ में आएगा। यस, क्लियर है। रिपीट करना है क्या कुछ। सामने है एन प्लस ले लिया है हमने, तो एन प्लस एक कांस्टेंट बन रहा है, ये एन की वैल्यू है ना जो 5 में स्टोर कर रहे थे, ये रीजन एन प्लस ले लिया। एन प्लस लेने का मतलब सम ऑफ सीरीज जो है, सम ऑफ सीरीज में हमने देखा कि n - 1 किस लिए किया, क्योंकि 5 जो है उसके बाद उसको 4 बनाना है, उसके बाद उसको 3 बनाना है, मतलब ये एन की वैल्यू फिर 4 होगी, एन की वैल्यू फिर 3 होगी, एन की वैल्यू फिर 2 होगी, रीजन -1 ले ली। उसके एडिशन परफॉर्म करेंगे और ये एडिशन हम रिटर्न करने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें से ये लॉजिक हमारा बन गया। लेकिन कंटिन्यूअसली एग्जीक्यूशन करेगा तो ये फंक्शन कॉल करता जाएगा, कॉल करता जाएगा, कॉल करता जाएगा ना।
कहीं पे तो स्टॉप करना पड़ेगा। द रीजन वो कंडीशन आएगी फिर कि इफ यूर एन एग्जैक्ट इक्वल्स टू, अगर जीरो है तो रिटर्न क्या करो। अगर जीरो है, किसी ने सपोज पास किया एन इज इक्वल टू जीरो, आंसर क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। तो डायरेक्टली क्या रिटर्न करेंगे, जीरो रिटर्न करेंगे, क्योंकि रिटर्न करना पड़ेगा, विदाउट रिटर्न नहीं चलेगा। मतलब यहाँ पे रिटर्न करोगे, यहाँ पे रिटर्न नहीं करोगे, नहीं चलेगा। ओके। और फिर इसको हम करेंगे एल्स में कि कंडीशन एन एग्जैक्ट इक्वल टू जीरो है, तब उसको क्या करो, तुम स्टॉप करो, अदरवाइज उसको घुमाते जाओ। गेटिंग। और फिर इसमें से जो आंसर आएगा, दैट रिजल्ट वी आर गोइंग टू प्रिंट। ओके, प्रिंट रिजल्ट। आई नो ये थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है, पूरा समझ में नहीं आ रहा है। एक मिनट है। अच्छा, एन की वैल्यू जीरो पास किया ना हमने, फाइव पास करने के बाद आ गया 15 आंसर। इसको ड्राई रन करके चेक करें। ड्राई रन देखो इसका ठीक से। ड्राई रन मतलब कि अभी देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे डायग्राम के साथ फ्लो डायग्राम भी ऐड कर रहा हूँ, और वो एक अलग से कॉम्बिनेशन ऑफ मेमोरी एंड फ्लो डायग्राम ले रहा हूँ मैं। ओके। जिसमें एग्जैक्ट फ्लो नहीं होगा, लेकिन एग्जैक्ट फ्लो मतलब कि एग्जैक्ट फ्लो ही होगा, लेकिन वो एग्जैक्ट मेमोरी डायग्राम नहीं होगी। ठीक है, जिसमें मैं कोड भी लिखूंगा थोड़ा बहुत। तो यहाँ पे सामने ध्यान देना। तो हमारे पास स्टैक एंड हीप होता है, राइट। स्टैक एंड हीप होता है ना। अब इसमें से सबसे पहले चेक करेंगे तो एन की वैल्यू क्या जा रही है, 5। तो ये एन की वैल्यू यहाँ पे मैं स्टोर करूंगा, यहाँ पे जाएगी 5 वैल्यू। यहाँ तक क्लियर है। ये सबको समझ में आ रहा है। देखो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, कभी एग्जीक्यूट होगा, ये देखो, ये ट्रांसलेट हुआ, एग्जीक्यूट नहीं होगा। ये भी ट्रांसलेट हुआ, ये ट्रांसलेट हुआ, ये भी ट्रांसलेट हुआ। ये जैसे ही ट्रांसलेट होगा, ये एग्जीक्यूट होगा। फंक्शन को अगर एग्जीक्यूट करना है तो उसको कॉल करना पड़ता है, तभी एग्जीक्यूट होता है। ओके। तो एन की वैल्यू 5 चली गई, तो यहाँ पे 5 आ गया। 5 जाने के बाद रिकर्सन यहाँ क्या है, इक्वल टू। इक्वल टू में अगर हम देखेंगे, ठीक समझ लेना, इक्वल टू देखेंगे तो सबसे पहले आर एच एस एग्जीक्यूट होता है, उसके बाद एल एच एस। तो सबसे पहले आर एच एस क्या है, सम ऑफ सीरियल, मतलब फंक्शन को कॉल। फंक्शन को कॉल जाएगा, इसका मतलब मैं यहाँ पे कोड भी लिख रहा हूँ। द रीजन मैं कह रहा था कि ये प्रॉपर मेमोरी डायग्राम नहीं है, इसके साथ में कॉम्बिनेशन कर रहा हूँ विथ फ्लो डायग्राम। तो यहाँ पे सम ऑफ सीरीज, इसके लिए एस ओ एस लिख दूं। तो यहाँ पे देखो लिख रहा हूं मैं, एस ओ एस इंटू द ब्रैकेट, क्या वैल्यू है, एन की। एन की वैल्यू क्या है, 5। इसका मतलब यहाँ पे क्या वैल्यू स्टोर होगी, 5। 5 वैल्यू किसको गई, फंक्शन कॉल को गई। जैसे ही ये फंक्शन कॉल को वैल्यू जाएगी, यहाँ पे उसकी अलग स्टैक फ्रेम अलोकेट होती है। ये मैंने बताया था फंक्शन कॉल करते समय सबसे स्टार्टिंग में, कि जब फंक्शन कॉल होता है उसकी स्टैक फ्रेम अलोकेट होती है। तो इसकी भी एक स्टैक फ्रेम अलोकेट होगी, और उस स्टैक फ्रेम में फंक्शन कॉल होगा। तो यहाँ पे देखो मैं कोड भी लिख रहा हूँ। कोड क्या है, फंक्शन कॉल DEF, और उसके बाद सम ऑफ सीरीज। इसके पास एन वैल्यू है, और ये एन वैल्यू में क्या स्टोर किया हमने, 5। 5 स्टोर किया, इसका मतलब कि हीप में एक ही वैल्यू होगी, बिकॉज द हीप इज इम्यूटेबल। इम्यूटेबल है तो उसका एक ही वैल्यू, एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है हीप के अंदर। द रीजन ये भी इसी को डायरेक्ट करेगा। ओके, ऑब्जेक्ट एक ही है, डायरेक्ट इसको करेगा। उसके बाद अब हम देखेंगे, तो यहाँ पे फिर क्या है, इफ एन इज इक्वल टू जीरो है क्या, नहीं, मतलब कंडीशन ट्रू होगी क्या, नहीं। उसके मतलब एल्स में जाएगा। एल्स में क्या लिखा है, रिटर्न एन इज इक्वल टू सम ऑफ सीरीज n-1। रिटर्न एन, एन की वैल्यू क्या है, 5 प्लस सम ऑफ सीरीज n-1। सम ऑफ सीरीज n-1 में क्या वैल्यू है, 4।
5 - 1 होगा ना, इसका मतलब 4 होगा, तो यहाँ पे वैल्यू स्टोर हो गई हमारी 4। क्या किया है, फिर से फंक्शन को कॉल गया, फिर से फंक्शन को कॉल गया, प्लस करने की जगह पे यहाँ पे फिर से एक और स्टैक फ्रेम एलोकेट होगी, एक और स्टैक फ्रेम एलोकेट होगी। इसका मतलब फंक्शन को कॉल गया है, फंक्शन को कॉल गया तो DEF, फिर से क्या कर रहे हैं हम, NSOS, फिर क्या है 4, 4 ये n में स्टोर होगा, तो ये n यहाँ पे इसको रेफर करेगा, और इसे भी तो रेफर कर ही रहा। ओके, इसे भी रेफर करेगा, समझ में आ रहा है। उसके बाद फिर क्या है, इफ n इज इक्वल टू 0 है क्या, नहीं, n इज इक्वल टू 4 है, डिवीजन इफ नहीं आएगा, एल्स आएगा। एल्स में क्या लिखा है, रिटर्न, तो यहाँ पे क्या आएगा, रिटर्न क्या है, n की वैल्यू क्या है 4, 4 प्लस सम ऑफ सीरीज n-1, मतलब फंक्शन को कॉल, सम ऑफ सीरीज में n-1 क्या है 4, 4 - 1 इज 3, तो यहाँ पे 3 स्टोर होगा। फिर से फंक्शन को कॉल किया है, इसका मतलब फिर से क्या होगा, एक स्टैक फ्रेम ओलोकेट हो जाएगी। इसका स्टैक फ्रेम ओलोकेट हुआ, इसमें वैल्यू फिर से फंक्शन कॉल गया है, तो अगेन DEF सम ऑफ सीरीज, वैल्यू क्या है n, क्या वैल्यू चली गई 3, इसका मतलब ये रेफर किससे करेगा, इसको रेफर करेगा। अगेन रिटर्न, n की वैल्यू क्या है, रिटर्न करे, इफ में तो नहीं जाएगा ऑब्वियसली, रिटर्न देखो जब 0 आएगा तो भी में यहाँ पे आएगा, एल्स में जाएगा, रिटर्न n की वैल्यू क्या है 3, 3, उसके बाद प्लस सम ऑफ सीरीज, सम ऑफ सीरीज इनटू द ब्रैकेट, n की वैल्यू क्या है 3, 3 - 1 इज 2, तो यहाँ पे 2 स्टोर हुआ, और वही हम पास कर रहे हैं। उसके बाद फिर से कॉल है फंक्शन कॉल, तो ये फिर से फंक्शन कॉल जाएगा, फिर से फंक्शन कॉल गया, क्या है DEF, फिर से सम ऑफ सीरीज इनटू द ब्रैकेट n, n में वैल्यू क्या पास की है 2, यहाँ पे दिख रहा है, तो ये 2 को रेफर करेगा। फिर ये n इज इक्वल टू 0 नहीं है, इसका मतलब एल्स, रिटर्न करेगा अगेन, तो ये रिटर्न में क्या आएगा 3, नहीं अभी क्या है n की वैल्यू 2, राइट, तो ये 2 प्लस सम ऑफ सीरीज, फंक्शन को कॉल गया, 2 - 1 इज, यहाँ पे 1 चला गया, तो यहाँ पे तुम्हारे पास डेटा होगा 1। फिर से फंक्शन को कॉल, फिर से फंक्शन को कॉल चला गया, अगेन स्टैक फ्रेम अलोकेट, इतने स्टैक फ्रेम्स अलोकेटेड है तुम्हारे पास, इसका मतलब मेमोरी को धोखा है भैया। गेटिंग द रीजन विजुअल स्टूडियो कोड, तुम्हारे पास अगर इनफाइनाइट में जा रहा है तुम्हारा रिकर्सिव फंक्शन, तो ऑटोमेटिकली स्टॉप कर देता है। ओके, तो यहाँ पे ध्यान देना है, नोट डाउन करके रख रहे हो आई होप कि वो वाला भी, कि अगर रिकर्सिव फंक्शन अगर इनफाइनाइट में जा रहा है, विजुअल स्टूडियो कोड उसको ऑटोमेटिकली स्टॉप करता है, ट्राई करके देखना। ठीक है, फंक्शन को कॉल करके देख लो, इसको वगैरह ट्राई करके देख लो, उसको भी नंबर्स ऑफ टाइम्स रिकर्सिव फंक्शन अगर एग्जीक्यूट होगा तो उसको स्टॉप किया जाता है। ओके, वो एरर एक दे देता है। अब यहाँ पे हो गया ना। अब फिर से फंक्शन को कॉल गया, स्टॉप ही नहीं हो रहा है, फंक्शन को फिर से कॉल गया, तो फिर से यहाँ पे DEF SOS, फंक्शन को कॉल गया, क्या है गया, n की वैल्यू क्या स्टोर है 1। उसके बाद इफ n इज इक्वल टू 0 है, 0 है मतलब फिर से एल्स में आएगा, यहाँ पे हम रिटर्न करेंगे, रिटर्न क्या कर रहे हैं हम, n की वैल्यू क्या है 1, 1 प्लस सम ऑफ सीरीज, सम ऑफ सीरीज में यहाँ पे n-1 है, n क्या है देखो 1, 1 - 1 इज 0, तो यहाँ पे ये 0 स्टोर होगा, 0 स्टोर होगा, फंक्शन को कॉल गया, फिर से स्टैक फ्रेम ऑल ओके, अगेन DEF सम ऑफ सीरीज, n में वैल्यू स्टोर होगी, क्या वैल्यू पास की है 0, इसका मतलब ये n किसको रेफर करेगा 0 को। इसके बाद फिर क्या है, इफ n इज इक्वल टू 0, अब देखो कंडीशन ट्रू हो गई, मैच हो गई, जैसे ही मैच हो गई क्या कर रहे हैं हम, रिटर्न कर रहे हैं किसे 0 को। अब ध्यान से देना, अब ध्यान देना यहाँ पे, ठीक है।
देखते हैं क्या, वैल्यू ले लेता हूँ। ठीक, रिटर्न क्या किया इसने, तो ये 0 यहाँ से यहाँ पे आएगा वापस, जहाँ पे फंक्शन कॉल गया था। फंक्शन कॉल से रिटर्न जहाँ कहाँ पर होता है, जहाँ पे फंक्शन कॉल किया था, तो बिल्कुल इसी जगह पे क्या आएगा, 0 आएगा। जैसे ही इसने रिटर्न कर दिया, क्या होगा, ये स्टैक फ्रेम रिलीज हो जाएगी, रिमूव की जाएगी, मतलब स्टैक फ्रेम रिमूव हो गई। उसके बाद 1 + 1 क्या है, 1 + 0 क्या है, 1। तो ये 1 क्या करेगा, इसको रिटर्न करेगा, 1 + 0 = 1, तो यहाँ पे क्या आ गया, 1 आ गया। 1 आने के बाद फिर से क्या करेगा, ये स्टैक फ्रेम रिमूव कर देगा। 2 + 1 = 3, तो 3 है, तो ये इसने रिटर्न क्या कर दिया, 3 रिटर्न कर दिया, कहाँ पे, जहाँ पे फंक्शन कॉल हुआ था। जैसे ही इसने रिटर्न कर दिया, ये स्टैक फ्रेम डिलीटेड। उसके बाद 3 + 3 = 6, कहाँ पर रिटर्न होगा ये 6, जहां से फंक्शन कॉल गया था। तो यहाँ पे फंक्शन कॉल गया था, यहाँ पे आ गया 6। आने के बाद ये स्टैक फ्रेम भी डिलीटेड। उसके बाद 6 + 4 क्या है, 10, तो ये 10 क्या करेगा, इसको यहाँ पे रिटर्न करेगा, जहाँ पे फंक्शन कॉल गया था। जैसे ही ये रिटर्न करेगा, योर स्टैक फ्रेम इज ऑल्सो डिलीटेड। इसको मतलब ये डायरेक्टली ऐसे होता है, लेकिन नोट डाउन करने के लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं। ठीक है। उसके बाद 5 + 10 क्या है, 15। ये यहाँ से यहाँ पे रिटर्न करेगा, और तुम्हें क्या मिलेगा, यहाँ पे फंक्शन कॉल था, यहाँ पे मिलेगा 15। और जैसे ही ये वापस आ गया, इसमें से स्टैक फ्रेम डिलीटेड, और ये 15 कहाँ पर स्टोर कर रहे हैं, अब आएगा कि ये जो रिजल्ट हम कह रहे हैं, तो रिजल्ट इज इक्वल्स टू में 15 स्टोर होगा। तो यहाँ पे वो डेटा जो है, तो ये 15 इस तरीके से यहाँ पे रिजल्ट को क्या करेगा, ये रेफर करेगा। ओके। और ये रेफर करने के बाद एंड में रिजल्ट 15 है, तो ये 15 इसने प्रिंट करके दे दिया। और ये है हमारा फ्लो। नोट डाउन करके कर लो। समझ में आया, कहाँ पे डाउट है कुछ, कोई भी रूल हमारा वोलाटाइल नहीं हुआ, जैसे बताया था बिल्कुल उसी तरीके से, कि जहाँ पे फंक्शन कॉल जाता है, जहाँ से फंक्शन कॉल होता है वहीं से फंक्शन रिटर्न होता है। जहाँ से वैल्यूज मेंशन कर रहे हैं, तो वैल्यूज भी सेम मेंशन कर रहे हैं हम। फंक्शन कॉल करते समय कंडीशन चेक कर रहे हैं। और जैसे ही फंक्शन से रिटर्न होता है, स्टैक फ्रेम भी हमारी रिमूव हो जाती है। और इसको स्टैक फ्रेम क्यों कहते हैं, स्टैक फ्रेम मतलब, स्टैक के बारे में सुना होगा, डेटा स्ट्रक्चर स्टैक। स्टैक मतलब क्या होता है, कौन सा सीक्वेंस होता है एडिंग करने का, एलिमेंट ऐड करने का, स्टैक में। इसमें नहीं, स्टैक में नहीं, इसमें नहीं कह रहा हूं मैं कह रहा हूँ स्टैक में। तुमने डेटा स्ट्रक्चर वाला स्टैक सुना होगा, वहां पे कुछ अगर डेटा ऐड करना है, हाँ, फर्स्ट इन लास्ट आउट, ये सबसे फर्स्ट एलोकेट हुआ था, सबसे लास्ट आउट हुआ, या इसको ही लास्ट इन फर्स्ट आउट भी कहते हैं। ये सबसे पहले, सबसे लास्ट में ये ऐड हुआ था, सबसे पहले कौन रिमूव हुआ, यही रिमूव हुआ, जो लास्ट वाला था। सबसे लास्ट में जो इंटर हुआ वही रिमूव हुआ, द रीजन इसे स्टैक कहते हैं। गेटिंग क्लियर है अभी सबको, नोट डाउन करो चलो। हाँ, फर्स्ट इन लास्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट भी कहते हैं, लिफो भी कहते हैं, फिलो भी कहते हैं। हम्म, तुम बताओ मुझे। तो एक फंक्शन खुद को ही कॉल कर रहा है ना फंक्शन के अंदर, तो ये डायरेक्ट रिकर्सिव फंक्शन है।
इनडायरेक्ट रिकर्सिव फंक्शन मतलब क्या आता है, एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को कॉल कर रहा है क्या? नहीं तो। और डायरेक्ट रिकर्सिव फंक्शन ही मैक्सिमम लेते हैं हम। इनडायरेक्ट रिकर्सिव फंक्शन हम लेते ही नहीं है। इनडायरेक्ट रिकर्सिव फंक्शन बाय मिस्टेक ऑकर होता है। डायरेक्ट रिकर्सिव फंक्शन है वो जानबूझ के हम इम्प्लीमेंट करते हैं। क्योंकि अगर रिकर्सिव फंक्शन इम्प्लीमेंट करना है तो डायरेक्टली इम्प्लीमेंट कर दो। इनडायरेक्टली क्यों कहना है? किसी को अगर कुछ बोलना ही है तो डायरेक्ट बोल दो। उसके पेट पीछे क्यों बोलना है? गेटिंग? हाँ, रिकर्सिव फंक्शन, यस, रिकर्सिव फंक्शन को जैसे मैंने बताया था लिमिटेशंस होते हैं, राइट? हाँ, वो 997 टाइम्स होता है। तुम अगर 1000 लिखोगे सम ऑफ सीरीज में और ट्राई करोगे इस प्रोग्राम को, तो सम ऑफ सीरीज में वो एरर दे देगा कि विजुअल स्टूडियो कोड में एरर देगा वो। बाहर अगर तुम वर्क करोगे तो करेगा वर्क। विजुअल स्टूडियो कोड में क्या करता है, 999 998 टाइम्स वो वर्क कर रहा है, कह रहा है, लेकिन 1000 टाइम वर्क नहीं कर रहा है। तो यस, 1000 टाइम क्यों नहीं वर्क कर रहा है? क्योंकि 1000 स्टैक ऑफ फ्रेम्स अलोकेट करने के लिए विजुअल स्टूडियो कोड अलाउ ही नहीं करेगा तुम लोग। 998 तक। द मेन इश्यू ऑफ द रिकर्सिव फंक्शन इज स्टैक ओवरफ्लो। यस, स्टैक ओवरफ्लो है, इसकी वजह से तो वो अलोकेट नहीं कर रहा है। विजुअल स्टूडियो कोड उतना तुम्हें ऑलरेडी एनवायरनमेंट दे रहा है कि
अगर स्टैक ओवरफ्लो, मतलब स्टैक ओवरफ्लो बनता ही जाएगा, बनता ही जाएगा, बनता ही जाएगा, इसका मतलब कहीं पे जाकर तुम्हारा मेमोरी खत्म हो जाएगा ना। इसका मतलब फिर तुम्हारा अगर मेमोरी खत्म हो गई तो मेमोरी क्रैश हो जाएगी, मेमोरी क्रैश हो गई तो तुम्हारा लैपटॉप ही बंद पड़ेगा, सिस्टम ही खराब हो जाएगी। इसकी वजह से क्या करता है, विजुअल स्टूडियो कोड उसको स्टॉप करता है। यस गुड राकेश, उस पे ऐसे मतलब सर्च कर रहे हो तुम, बढ़िया है, ऐसा ही सर्च करना चाहिए। एंड निखिल ऑल्सो गुड, कि तुम उसका आंसर भी बताए। कर लो एक बार, ट्राई करना तुम्हारे साइड से, ठीक है, क्योंकि अभी नेक्स्ट बैच है। तो क्वेश्चन, कैन वी हैव सम नेम, सेम नेम फंक्शन टू मोर देन टाइम्स टू, ये हम आगे डिस्कस करेंगे, अभी नहीं। इसका टाइम बाद में आएगा, इसका टाइम आएगा लेकिन बाद में आएगा, अभी नहीं आएगा। हम्म, वही तो, इसका टाइम आएगा लेकिन बाद में आएगा। कैन वी हैव सेम नेम फंक्शन टू और मोर देन इन पाइथन। ये हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है, उस कॉन्सेप्ट में पढ़ते हैं हम राकेश, ठीक है। तो यस गुड क्वेश्चन पूछा है तुमने, बट ये अभी के लिए नहीं है, ये बाद में आएगा, जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लेंगे तब आएगा, ओपी में आएगा ये। भावास्त्र। हाँ ठीक है, डन। स्टॉप कर देता हूँ मैं यहीं पे, ओके। फोटो वगैरह निकाल के ले लिए होंगे तुम लोगों ने, नहीं लिए तो स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो, अदरवाइज हमारे पास वैसे भी रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, तो मैं इसको स्टॉप कराऊँ। एंड यस, हैव अ नाइस डे, बाय।